Very good afternoon, all of you. Okay, so we are into our कारो का सेकंड क्लास. ये क्लास स्ट्रिक्टली उसी स्टूडेंट को समझ में आएगा जिसका फर्स्ट क्लास किया हुआ है. ठीक है, तो कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर सेकंड क्लास. किसी का फर्स्ट क्लास छोटा हुआ है तो जाकर के बैकअप कर सकता है, क्योंकि सेकंड क्लास तो इसके बाद भी चलेगा, फर्स्ट क्लास के बाद भी सेकंड क्लास चलेगा. तो किसी का अगर बाई चांस फर्स्ट क्लास छोटा हुआ जाकर के बैकअप कर लो फटाफट एकदम. 2 मिनट दे रहे हैं. Disperse yourself very fast. By chance if you have missed out first class, so you can go and do that first class. इतना समय नहीं लगना चाहिए खड़ा होने में और बाहर जाने में. किसी का फर्स्ट क्लास छोटा हुआ है वो जाकर के बैकअप कर सकता है और उसके बाद वो सेकंड क्लास कर ले. चलो, लास्ट क्लास हम लोग कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर याद है, कारो 2016, क्लॉज भी 16, कारो 2016 और इसके अंदर क्लॉज भी 16 है. और इसका हम लोग सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी डिस्कस किए थे कि आखिर कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर किस किस के ऊपर एप्लीकेबल है. पहले एक बात बताओ ना, ये कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर होता क्या है? ये एक अनेक्सर है. कारो इज एन अनेक्सर जो ऑडिट रिपोर्ट के साथ अनेक्स हो जाता है. जो मेन ऑडिट रिपोर्ट होता है ना, जिसमें हम लोग क्लियर, क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर ये सब देते हैं, उसके साथ ना कारो क्या कर देते हैं? अनेक्स. कारो अटैच कर देते हैं, अनेक्स कर देते हैं. पक्का? तो एक कारो रिपोर्ट हम लोग क्या कर देते हैं? अनेक्स. अब इसके अंदर क्या है ना, ऑडिटर को भांडा फोड़ना है कंपनी का फॉर द बेनिफिट्स ऑफ शेयर होल्डर कारो में बाय रिपोर्टिंग ऑन 16 क्लॉजेस ऑफ कारो. भांडा कौन फोड़ने वाला है? ऑडिटर. किसका? कंपनी का. भांडा कौन फोड़ेगा? ऑडिटर. भांडा फोड़ेगा किसका? कंपनी का. भांडा फोड़ेगा फॉर द बेनिफिट्स ऑफ किसके लिए? शेयर होल्डर. ऑडिटर भांडा फोड़ेगा कंपनी का फॉर द बेनिफिट्स ऑफ शेयर होल्डर बाय रिपोर्टिंग इन कारो 16 क्लॉजेस. बट ये रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट जो है ना कारो का 16 क्लॉज, ये एप्लीकेबल है सारे कंपनी के ऊपर. इट इज एप्लीकेबल ऑन एवरी कंपनी एक्सेप्ट, इट इज एप्लीकेबल ऑन एवरी कंपनी इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी. इट इज एप्लीकेबल ऑन एवरी कंपनी इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 42 एक्सेप्ट 6 बादल है. किसी भी बादल पे बैठ जाओगे कारो एप्लीकेबल नहीं होगा, एग्जेम्पशन मिल जाएगा. कारो इज एप्लीकेबल ऑन ऑल कंपनी इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी एक्सेप्ट 6 टाइप्स ऑफ कंपनीज. बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग, इंश्योरेंस. सेक्शन 8 यानी चैरिटेबल कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, सेक्शन 8 चैरिटेबल कंपनी, 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, या तो 1 पर्सन कंपनी या फिर स्मॉल कंपनी, या फिर ऐसा प्राइवेट कंपनी विच इज नाइदर होल्डिंग नॉर सब्सिडरी. आई एम अ प्राइवेट कंपनी बट आई एम सच अ प्राइवेट कंपनी विच इज नाइदर होल्डिंग नॉर सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी. आई एम अ प्राइवेट कंपनी विच इज नाइदर होल्डिंग नॉर सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी satisfying all 3 conditions. Satisfying all 3 conditions. PUSC plus reserve and surplus, paid up share capital plus reserve and surplus should not exceed 1 crore. याद है ना, 3 लिमिट था, 1 करोड़ 1 करोड़ 10 करोड़. तो PUSC plus reserve and surplus should not exceed 1 crore. 1 करोड़ चलेगा, should not exceed 1 crore on the balance sheet date. रुको, ये जब रिजर्व एंड सरप्लस निकालोगे, पीएल क्रेडिट लोगे, रिजर्व एंड सरप्लस निकालते समय क्या पीएल क्रेडिट लोगे? हाँ, रिजर्व एंड सरप्लस निकालते समय पीएल क्रेडिट लेंगे. पीएल डेबिट क्या कर देंगे? माइनस. पक्का? इसमें सारा रिजर्व लेना है क्या? हाँ. और पीएल डेबिट माइनस, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे. ओके. फिर हम लोग और दूसरा चीज, थोड़ा साउंड का सेटिंग ठीक करवा करके यहाँ पर विनय को बुला लो. फिर दूसरा हम लोग कंडीशन सीखे थे, लोन आउटस्टैंडिंग फ्रॉम बैंक एंड एफआई. लोन आउटस्टैंडिंग फ्रॉम बैंक एंड एफआई should not exceed 1 crore. Loan outstanding from bank and FI should not exceed 1 crore throughout the financial year. ये खाली बैलेंस शीट डेट में नहीं देखना है, throughout the financial year. And last वाला था टर्नओवर as per schedule 3. टर्नओवर यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन including revenue from discontinuing operation. Revenue from operation including revenue from discontinuing operation as per schedule 3 should not exceed 10 crore. तो 1 करोड़ 1 करोड़ 10 करोड़. पक्का? कारो इज नॉट एप्लीकेबल ऑन सीएफएस, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. कारो का रिपोर्टिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है. ये खाली फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर क्या होता है? एप्लीकेबल. पक्का? इंट्रीम वाला के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा कारो. हाँ, इंट्रीम मतलब बीच का. ऑडिटर कब आता है? बीच में, कि साल खत्म होने के बाद. तो कारो किसके ऊपर एप्लीकेबल है? क्या इंट्रीम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर कारो एप्लीकेबल है नहीं. सीएफएस के ऊपर एप्लीकेबल मतलब होल्डिंग का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके ऊपर कारो बनेगा. सब्सिडरी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके ऊपर कारो बनेगा.
लेकिन अगर होल्डिंग सब्सिडरी ने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रखा है उसके ऊपर कारो नहीं बनेगा। होल्डिंग का स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर कारो बनेगा, सब्सिडरी का स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर कारो बनेगा, इनका कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर कारो नहीं बनेगा। पक्का? तो सीएफएस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है और इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर तो बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं हो। तो खुद का बुद्धि होना चाहिए, वो कहीं लिखा हुआ नहीं है बट खुद का बुद्धि होना चाहिए कि ऑडिटर तो लास्ट में आएगा, वो तो फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर एप्लीकेबल होगा। ओके, श्योर? तो कारो में टोटल कितना क्लॉजेस है? एप्लीकेबिलिटी पढ़ लिए थे हम लोग सारा, रोलर कोस्टर राइड करीबन 9 सवाल किए थे, 9 क्वेश्चंस टू बी प्रिसाइज, 9 क्वेश्चन। घर में पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है? बोलो बेशर्मो, कैसा चल रहा है? बड़ी इंटर वालों के लिए ऑडिट का पेपर एनालिसिस हो चुका है, इट्स डन, इट विल बी अपलोडेड ऑन यूट्यूब टुडे, वहां से देख लेना। और इसके अलावा वेडनेसडे वाला आपका क्लास ऑफ हुआ था, तो उसका क्या किया आपने? अपने पीछे नहीं हो सकते, एक क्लास हुआ 2 ठो तुमको मिला। बेशर्मो, आने जाने का समय भी तो बचेगा ना, इसलिए। अब वो देखे नहीं है अभी तक बच्चे। किन लोग पब्लिक डिपॉजिट का फर्स्ट क्लास देख लिया? जिन लोग पहला क्लास देखा पहले हाथ उठाओ, कम से कम पहला तो बहुत बच्चा देख लिया होगा। आधा अधूरा देखा है? हाथ नीचे कर, आधा अधूरा देखा है। फर्स्ट क्लास आधा देखा है तो हाँ, फुल हैंड। जैसे आप अभी मेरे को लाइव में देख रहे हैं वैसे ही क्लास देखना होता है, ऐसा नहीं कि बीच में आप टॉयलेट, अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज। फुल हैंड पब्लिक डिपॉजिट का फर्स्ट क्लास, जन्नत लगा होगा, जन्नत। और क्योंकि वो यूट्यूब में अपलोडेड है तो आप बड़ा टीवी में उसको कनेक्ट करके देखिए ना। किन लोग बड़ा टीवी में कनेक्ट करके देखा? ब्लिसफुल। और जिन लोग छोटा टीवी में देखा, मोबाइल में देख लिया ना भाई, हाथ उठाओ जिन लोग देख लिया, वापस हाथ उठाओ। तुम लोग बताया नहीं यार, कैसा क्लास वाला बताया नहीं यार। अच्छा, मतलब जबरदस्त टेक्निकल क्लास है पूरा। सेकंड क्लास किन लोग देख लिया? सेकंड भी देख लिया। ऐसे बच्चे पढ़ने वाले हैं, भूखे हैं लोग, देर हंग्री फॉर पढ़ाई, यू अंडरस्टैंड? बाद बाकी बच्चे हाँ, आज देख लोगे? ओके ओके ओके, चलिए आइए देखिए, अभी हम लोग कारो का सेकंड क्लास आरंभ कर रहे हैं। इसमें आप रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट के अंदर जा रहे हैं। देखो भाई, हम चुप चुप रहने नहीं बोलेंगे, शांति बनाए रखो, नहीं तो दिक्कत होगा तुमको। कारो का अब हम लोग रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट के अंदर एंट्री ले रहे हैं। टोटल हाउ मेनी क्लॉजेस आर देयर? तो ऑडिटर भांडा फोड़ना चालू कर रहा है। 16 क्लॉज है ना। जो कारो का सबसे पहला क्लॉज है ना मेरे बच्चों, वो है फिक्स्ड एसेट। कारो का सबसे पहला क्लॉज है फिक्स्ड एसेट। सब छोड़ दो, यहां पर कंसंट्रेट करो, क्लास में सब आपको दिमाग में बैठ जाएगा। मेरा काम आपको खाली समझाना नहीं है, समझाने के साथ आपको याद भी करवाना है, रिवीजन भी करवाना है, सब मेरा ही जिम्मेदारी है। चलिए देखिए, सबसे पहला क्लॉज क्या है? फिक्स्ड एसेट। एज एन ऑडिटर मेरे को क्लाइंट का फिक्स्ड एसेट के ऊपर 3 रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। एज एन ऑडिटर मेरे को क्लाइंट का फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड 3 रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। क्लाइंट का फिक्स्ड एसेट से सबसे पहला जो मुझे रिपोर्टिंग करना पड़ेगा वो है एडिक्वेसी ऑफ रिकॉर्ड्स। क्या रहा है? क्लियर आ रहा है? उसको भी एंजॉय करो। तो एज एन ऑडिटर मुझे फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड सबसे पहले रिपोर्ट करना पड़ेगा ऑन एडिक्वेसी ऑफ रिकॉर्ड्स। मैंने बताया ना, फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड मेरे को 3 बात बताना पड़ेगा। सबसे पहले एडिक्वेसी ऑफ रिकॉर्ड्स, एडिक्वेसी ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक है। इसका मतलब एडिक्वेसी ऑफ रिकॉर्ड्स में मुझे ये लिखना पड़ेगा, वेदर क्लाइंट हैज मेंटेन्ड एडिक्वेट रिकॉर्ड्स, वेदर क्लाइंट हैज मेंटेन्ड एडिक्वेट records relating to the fixed asset, whether client has maintained adequate records relating to the fixed asset। बिल्कुल, अभी फिक्स्ड एसेट का नाम है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, बट वो अकाउंट्स में AS10 में नाम चेंज हुआ है। हर जगह फिक्स्ड एसेट को पीपी मत बोल देना कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हो गया। सर 2.5-3 साल हो चुका है सर AS10 आए हुए, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बोले हुए। कारों में अभी भी हम लोग फिक्स्ड एसेट ही बोलते हैं, यू अंडरस्टैंड?
तो एज एन ऑडिटर सबसे पहले हमको ये चेक करना है, क्लाइंट हैज मेंटेन adequate record relating to fixed asset. Adequate record, whether client has maintained adequate record relating to fixed asset, showing full particulars of the fixed asset, showing full particular of the fixed asset, including its situation and quantity, including its situation and quantity. जैसे मान लो से फॉर एग्जांपल आप मेरे क्लाइंट है, आपने जो फिक्स्ड एसेट रजिस्टर बनाया, क्या पहला बार तो फिक्स्ड एसेट का कोई रजिस्टर वगैरह बनाया है? दिखाइए फिक्स्ड एसेट का रजिस्टर बनाया है तो मैं इनका फिक्स्ड एसेट रजिस्टर चेक करूंगा कि वाकई में इन्होंने फिक्स्ड एसेट रजिस्टर बनाया है कि नहीं। आपने जो फिक्स्ड एसेट रजिस्टर बनाया है, इसमें नेम ऑफ द फिक्स्ड एसेट लिखा है सारा, प्लांट मशीनरी फर्नीचर लैंड बिल्डिंग ये सब लिखा है, अमाउंट भी लिखा है, नेचर भी लिखा है, फिक्स्ड एसेट का नाम भी लिख दिया है, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी फर्नीचर फिक्सर, अमाउंट भी लिख दिया है। व्हाट अबाउट द सिचुएशन? कहां है ये फिक्स्ड एसेट लोकेटेड? तुम्हारा सॉर्ट ऑफ ब्रांच है, कौन सा फिक्स्ड एसेट किस ब्रांच में लोकेटेड है वो तुमने नहीं लिखा। सॉर्ट ऑफ ब्रांच में कौन कौन सा फिक्स्ड एसेट कहां का है तुमने सिचुएशन नहीं लिखा। यू हैव नॉट मेंशन द सिचुएशन, यू हैव आल्सो नॉट मेंशन द क्वांटिटी। तुम खाली लिख दिया लैंड बिल्डिंग 100 करोड़, ये लैंड बिल्डिंग 100 करोड़ में 1 तो बिल्डिंग है, 4 तो बिल्डिंग है, 10 तो बिल्डिंग है, वो कौन लिखेगा? क्वांटिटी कौन लिखेगा? तो अक्सर क्या होता है, क्लाइंट लोग जो फिक्स्ड एसेट बनाता है ना, उन लोग ना फिक्स्ड एसेट का डिटेल्स में खाली नाम लिख देता है और अमाउंट लिख देता है। वो तो जरूरी है ही, नाम और अमाउंट तो लिखना ही है, बट साथ ही साथ सिचुएशन और क्वांटिटी तो लिखना चाहिए। सिचुएशन मतलब ये फिक्स्ड एसेट कहां पर लोकेटेड है, इसका क्वांटिटी कितना है, 2 है 4 है, खाली हम बोल रहे हैं लैंड 100 करोड़, बता कितना लैंड है 100 करोड़ का, बोलो बता सकोगे? जो एक बोल रहा है वो तो सस्ता नशा करके आया है। समझ में आ रहा है क्या बोला जा रहा है? तो इसलिए कारों में बोला गया कि ऑडिटर को चेक करना पड़ेगा कि whether client has maintained adequate record, whether client has maintained adequate record relating to fixed asset, whether client has maintained adequate record relating to fixed asset, showing full particulars of the fixed asset, including situation and quantity, पक्का? तो क्या नाम अमाउंट लिखना जरूरी नहीं है कि यहाँ खाली सिचुएशन क्वांटिटी लिखा हुआ है? इंक्लूडिंग, भाई नाम अमाउंट तो लिखना ही है सिचुएशन एंड क्वांटिटी के साथ। तो अब सुनो ना, अगर बनाया है ये फिक्स्ड एसेट रजिस्टर बनाया है तो हम लिख देंगे क्लाइंट हैज मेंटेन्ड एडिक्वेट रिकॉर्ड रिलेटिंग टू फिक्स्ड एसेट। अगर बनाया तो हम लिख देंगे क्लाइंट हैज मेंटेन्ड एडिक्वेट रिकॉर्ड रिलेटिंग टू फिक्स्ड एसेट शोइंग फुल पर्टिकुलर इंक्लूडिंग क्वांटिटी एंड सिचुएशन ऑफ द फिक्स्ड एसेट। नहीं बनाया ठीक से तो हम लिख देंगे क्लाइंट हैज फेल्ड टू मेंटेन एडिक्वेट रिकॉर्ड रिलेटिंग टू फिक्स्ड एसेट शोइंग फुल पर्टिकुलर इंक्लूडिंग डिटेल्स ऑफ सिचुएशन एंड क्वांटिटी। बनाया तो लिख देंगे बनाया, नहीं बनाया तो लिख देंगे नहीं बनाया, बनाया तो लिख देंगे बनाया, नहीं बनाया तो लिख देंगे नहीं बनाया, जो है वो लिख देना है, बनाया तो लिख देंगे बनाया, नहीं बनाया तो लिख देंगे। अच्छा है तो भी लिखना है, बुरा है तो भी लिखना है। इट्स डिफरेंट फ्रॉम सेक्शन 143 का सबसेक्शन 1। 143 का सबसेक्शन 1 में A फॉर एडिक्वेट सिक्योरिटी, B फॉर बुक एंट्री, C फॉर कॉस्ट, D फॉर डिपॉजिट, E फॉर एक्सपेंस चार्ज टू P&L, F फॉर फ्रॉड सुब्रत रॉय। वहां पर रिसर्च कमेटी ऑफ ICAI बोला था कि कुछ गंदा है तो ही बोलो, अच्छा है तो मुंह बंद रखो, यहां पर मेरे को रिपोर्टिंग करना ही है, यहां पर चाहिए ही चाहिए रिपोर्टिंग कारों में। सर क्या बोल रहे हैं सर? हम अपने पुराने बच्चों से बात कर रहे हैं? नहीं, हम अपने बच्चों से बात कर रहे हैं। जो रेगुलरली इरेगुलर है वो मेरा बच्चा ही नहीं है, जो रेगुलरली इरेगुलर है अचानक आएगा, तो इससे बढ़िया वो घर में बैठे। आई डोंट वांट दैट काइंड ऑफ स्टूडेंट। तो 143 सबसेक्शन 1 में रिसर्च कमेटी ऑफ ICAI क्या बोला था? बंद रखो, खराब है तो बोलो, खराब है तो बोलो, अच्छा तो बोलने का दरकार नहीं है। लेकिन कारो इज डिफरेंट, कारों में बोलना ही है, रिपोर्टिंग करना ही है। अच्छा है तो बोलो अच्छा है, खराब है तो बोलो खराब है। जब कारो खत्म हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में 1 घंटा में कारो खत्म हो जाएगा। उस 1 घंटा के अंदर हम आपको ITC का रिपोर्ट भी दिखाएंगे कारो का, सब अच्छा लिखा हुआ है कि सब खराब, सब अच्छा। अरे ITC जैसा बढ़िया कंपनी, पैसा वाला कंपनी, ऑडिटर खराब लिखेगा कि सब अच्छा लिखा होगा? सब अच्छा, एक लाइन खराब नहीं लिखा हुआ, पूरा कारों में सब खाली गुणगान हुआ है। नहीं समझ में आया? तू पैसा खाया क्या ऑडिटर कि सच में ITC अच्छा कंपनी है? Who knows? हमको क्या पता, बट सब अच्छा लिखा हुआ है। एडिक्वेसी ऑफ क्या बताओ रिकॉर्ड, तो पहला बात हमको ये लिख देना, whether client has maintained adequate record or not relating to fixed asset showing full particular
इंक्लूडिंग क्वांटिटी एंड सिचुएशन, इंक्लूडिंग क्वांटिटी एंड सिचुएशन। पक्का? दूसरा बात हमको लिखना है फिजिकल वेरिफिकेशन, फिजिकल वेरिफिकेशन, दूसरा बात है फिजिकल वेरिफिकेशन। यस, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल वेरिफिकेशन। देखो फिजिकल वेरिफिकेशन, एडिक्वेट रिकॉर्ड तो बना लिया मान लो क्लाइंट ने। अरे रिकॉर्ड बनाने से खाली क्या होता है? खाली रिकॉर्ड बना करके रख दिया, फिजिकल वेरिफिकेशन ही नहीं किया है। ऑडिटर का छोड़ो, पहले आप तो करो। तो हम क्लाइंट से पूछेंगे वेदर यू हैव फिजिकली वेरीफाइड द फिक्स्ड एसेट्स एट रीजनेबल इंटरवल्स ऑफ टाइम, वेदर यू हैव वेरीफाइड physically, whether you have done physical verification of the fixed asset at reasonable intervals of time, and if you have done physical verification at reasonable interval of time, were there any discrepancies found? Were there any discrepancies found? And if any discrepancies were found, whether it has been dealt with properly in the books of accounts, whether physical verification was done at reasonable interval of time, and if yes, then whether any material discrepancies are found during physical verification with the records of the books of accounts, and if discrepancies are found, whether the same has been dealt with in the books of accounts. क्या आपने फिजिकल वेरिफिकेशन किया है? रजिस्टर बनाए, बहुत सॉलिड रजिस्टर बना। रजिस्टर बनाने से क्या होता है? खाली रजिस्टर बना करके रखा है, फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं किया, हम भांडा फोड़ेंगे। डियर शेयर होल्डर्स, क्लाइंट हैज नॉट फिजिकली, क्लाइंट ने फिजिकल वेरिफिकेशन, आपका जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट ने फिजिकल वेरिफिकेशन रीजनेबल इंटरवल्स ऑफ टाइम पर नहीं किया, बस खाली फिक्स्ड एसेट का रेशियो बनाया, डिप्रिशिएट हर साल किए जा रहा है। जाकर के देखो फ्लड आया था, बह करके चला गया होगा एसेट, कोई एम्प्लॉय दो चार उठा करके ले गया होगा, तुम खाली बुक्स में यहां पर घुसा हुआ है, खाली डिप्रिशिएशन किए जा रहा है। जाकर के देखो ब्रेकडाउन हो गया होगा, हो सकता है नेचुरल कैलेमिटी आया था, फ्लड में बह करके चला गया हो, एम्प्लॉय उठा करके अपने घर में यूज कर रहा हो, आपने किया ही नहीं है फिजिकल वेरिफिकेशन, हम भांडा फोड़ेंगे। अच्छा किया है, बोला किया है, तो किया है अगर, तो क्या मटेरियल डिस्क्रिपेंसी मिला? मटेरियल डिस्क्रिपेंसी मतलब यहां कुछ और लिखा हुआ था और वहां कुछ और हो रहा था, एसेट ही नहीं था। तो अगर वो मटेरियल डिस्क्रिपेंसी मिला तो क्या आपने उसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अकाउंटिंग किया ठीक से? नहीं समझ में आया? तो फिजिकल वेरिफिकेशन में आपको तीन बात याद रखना है, वेदर फिजिकल वेरिफिकेशन वाज डन बाय मैनेजमेंट, वेदर फिजिकल वेरिफिकेशन वाज डन बाय, whether physical verification was done by management at reasonable intervals of time, whether physical verification was done by management, whether physical verification was done by management at reasonable interval of time, if yes, whether there was any material discrepancies found, if yes, whether they have been accounted properly। बोले पूरा फिर से एक बार, whether management has done physical verification at reasonable interval of time or not, and if yes, whether any material discrepancies are found, and if yes, whether they have been dealt with properly in the books of accounts or not। हिंदी, अबे फिजिकल वेरिफिकेशन किया कि नहीं किया रीजनेबल इंटरवल पे? किया, तो क्या कोई घपलाबाजी मिला क्या? अगर मिला घपलाबाजी तो उसका अकाउंटिंग हो गया ना ठीक से। लास्ट वाला टाइटल डीड्स, क्या बताओ? ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, टाइटल डीड्स ऑफ should be registered in the client's name. Title deed of all the immovable property should be registered in the title deed. Whether title deed of immovable property have been registered in the client's name। कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि कंपनी ने जमीन तो खरीदा, बिल्डिंग तो खरीदा, जमीन और बिल्डिंग का पैसा तो कंपनी के अकाउंट से गया, रजिस्ट्री डायरेक्टर की बीवी के नाम पर हो गया या डायरेक्टर के नाम पर हो गया? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कंपनी का पैसा लगा है तो रजिस्ट्री भी किसके नाम पर होना चाहिए? तो हम यहां देखेंगे whether title deeds of immovable property are held in the company's name or not, whether title deeds of immovable property are held in the company's name or not। तो फिक्स्ड एसेट पहला पॉइंट है, उसके अंदर हम लोग को ये तीन भांडा फोड़ना है। एक तो एडिक्वेसी ऑफ रिकॉर्ड के बारे में, whether client has maintained adequate records or not, whether client has maintained adequate records or not, whether client has maintained adequate records or not relating to fixed asset, showing full particular including situation and quantity, showing full particular including situation and quantity। क्या मैनेजमेंट ने फिजिकल वेरीफाई किया है तो घपलाबाजी मिला क्या? घपलाबाजी मिला तो अकाउंटिंग किया क्या? टाइटल डीड्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, whether title deeds of immovable property are held in company's name,
पक्का? तो ये 3 पॉइंट किससे रिलेटेड? फिक्स्ड एसेट, एडिक्वेसी ऑफ रिकॉर्ड, फिजिकल वेरिफिकेशन, टाइटल डीड। एडिक्वेसी ऑफ रिकॉर्ड, फिजिकल वेरिफिकेशन, टाइटल डीड। मक्खन, ये पहला था फिक्स्ड एसेट। दूसरा क्लॉज है इन्वेंट्री। दूसरा क्लॉज है रेडी? फिक्स्ड एसेट खत्म, अब क्या है? इन्वेंट्री। 10 सेकंड में खत्म कर देंगे। खाली एक पॉइंट आएगा फिजिकल वेरिफिकेशन वाला, खत्म। सर 2 सेकंड हुआ। रिवीजन, फिक्स्ड एसेट का खाली दूसरा नंबर पॉइंट यहां पर आएगा, खत्म। बाबू थोड़ा और, बाबू थोड़ा और बोलिए, समझ में आ गया होगा। इन्वेंट्री में खाली एक ही पॉइंट पर मेरे को बनना पड़ना है, वेदर मैनेजमेंट हैज डन फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री एट रीजनेबल इंटरवल्स ऑफ टाइम और नॉट। इफ यस, whether any material discrepancies are found. If yes, whether they have been accounted for in the books of accounts or not. एकदम मजा आ गया। बस खत्म, इन्वेंट्री खत्म। अब आ रहा है तीसरा क्लॉज। पहला क्लॉज क्या था? दूसरा पक्का? तीसरा है लोन टू पर्सन्स who are covered in register maintained under section 189. Loan to persons covered in register under section 189. Loan to persons covered in register under section 189. Loan to persons covered in the register under section 189. अब ये पहला बात तो ये समझना पड़ेगा कि आखिर रजिस्टर अंडर सेक्शन 189 क्या है। हालांकि सेक्शन 189 सीए और सीएमए वालों के सिलेबस में नहीं है, सीएस के सिलेबस में तो पूरा ही लॉ है, सीए सीएमए के सिलेबस में नहीं है 189, बट फिर भी मेरे को थोड़ा सा भी तुमको ब्रीफ देना पड़ेगा 189 का। देखो सेक्शन, ये रजिस्टर अंडर सेक्शन 189 में क्या होता है ना, कंपनी के जितने भी रिलेटेड पार्टीज रहते हैं उनका नाम लिखा हुआ रहता है। कंपनी के जितने भी, जैसे कंपनी के डायरेक्टर, केएमपी, डायरेक्टर के रिश्तेदार, केएमपी के रिश्तेदार, कंपनी का होल्डिंग, कंपनी का सब्सिडरी, कंपनी का एसोसिएट, इन लोग सब लिखा हुआ रहता है रजिस्टर अंडर सेक्शन 189। और इसका एक फॉर्म आता है MBP4। फॉर्म नंबर बताएंगे बच्चे? MBP4। MBP ऑब्वियस बात है, अगर MBP बोल रहे हैं फॉर्म कैसे पैदा होता है बताओ? चैप्टर के नाम पर। तो ये MBP4 जो है ना, ये इसका चैप्टर है, मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स। बोलो। तो MBP का फुल फॉर्म है मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स। मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स, MBP4। तो ये फॉर्म नंबर MBP4 के हिसाब से एक रजिस्टर बनता है। फॉर्म नंबर MBP4 के हिसाब से एक रजिस्टर बनता है अंडर सेक्शन 189। उसमें कंपनी का जो रिलेटेड पार्टी रहता है, यानी कंपनी का डायरेक्टर, डायरेक्टर का रिश्तेदार, केएमपी उसका रिश्तेदार, कंपनी का होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट, ये समझ आ रहा है? उन लोग सब कवर्ड है कहां पर बताओ ना? रजिस्टर अंडर सेक्शन 189। अब ऑडिटर को क्या रिपोर्ट करना है? अगर कंपनी, मेरा जो क्लाइंट कंपनी है, मेरा क्लाइंट कंपनी ने लोन दिया है, वो भी ऐसे लोगों को जिन लोगों का नाम रजिस्टर अंडर सेक्शन 189 में लिखा हुआ है, रिलेटेड पार्टीज को अगर लोन दिया है, मेरे को 3 बात चेक करना है यहां पर। एज एन ऑडिटर मेरे को टर्म्स एंड कंडीशन चेक करना है। क्या चेक करना है? रीपेमेंट शेड्यूल चेक करना है, ओवरड्यू चेक करना है। टर्म्स एंड कंडीशन, रीपेमेंट शेड्यूल, ओवरड्यू। आप लोग को एक लास्ट वार्निंग है, कोई भी एसी को टच मत किया करो। वो एसी आपके अकेले के लिए नहीं है, आप आकर के ऑफ कर दिए। अब बताओ, ये बच्चा को गर्मी लग रहा है, बेहोश होने वाला है, इसका जिम्मेदारी तो मेरा है। तो अकेला एक बच्चा आकर के आराम से एसी के बगल में भी बैठेगा और बंद भी कर देगा। भाई एसी को तो शिफ्ट नहीं कर सकते ना, आप तो हो सकते हैं। आपको ज्यादा अगर ठंड लगता है, आप यहां करके बैठिए, यहां पर गर्मी रहता है एकदम, मेरे आसपास आ जाइए, इट्स हॉट ओवर हियर। पावरफुल मोड पे कर दो सारा एसी को और चेक करो। ये देखो, ये बंद कर दिया था भाई साहब ने। मतलब
आसपास वाले लोग। ये बच्ची की होगी। ऑन कर दो सारा एसी। हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, एसी को आगे से मत टच किया करिए। और देखो वहां से वो भाई साहब एसी बंद कर रखे। ऑन करो, ऊपर करो। हाँ, बिल मैंने भरना है तो क्या दिक्कत है? फीस लिया हुआ ऐसा नहीं है कि बिल ज्यादा आएगा तो आपसे और ले लेंगे। ऑन है वहां का? ठीक है, अब हवा आ रहा है ना वहां से, देख लो एक बार हाथ लगा। ठीक है, उन लोग अभी 2-3 तो एसी ऑन किया है, आराम से बैठ करके ऑफ कर रखे थे, अभी थोड़ा ठीक हुआ है। सुजॉन, खाली क्लास में एक बार इसका भी जो है ना एक्सपेरिमेंट कर लोगे, किस बटन से क्या पावरफुल होता है क्या नहीं होता है, जानते हो ना? गुड। देखो, लोन टू पर्सन कवर्ड इन रजिस्टर। अरे बाप रे, मेरा क्लाइंट कंपनी ने लोन ऐसे लोगों को दे दिया जिन लोगों का नाम रजिस्टर अंडर सेक्शन रिलेटेड पार्टी को लोन दिया गया। हमको 3 चीज करना, टर्म्स एंड कंडीशन, रीपेमेंट शेड्यूल, ओडी। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? टर्म्स एंड कंडीशन। टर्म्स एंड कंडीशन में ऑडिटर को चेक करना है whether client company, if client company has given the loan, whether the terms and conditions are prejudicial to the interest of the company. If client company has given the loan, company has given the loan to persons who are covered in a register under section 180, whether terms and conditions are prejudicial to the interest of the company. Prejudicial मतलब against, 1000 बार सिखा हुआ है। whether terms and conditions are prejudicial यानी against the interest of the company। जो लोन दिया गया कहीं कंपनी के हित के खिलाफ तो नहीं है। जैसे मान लो अगर 100 करोड़ का लोन दिया 1% ब्याज पे, 100 करोड़ का लोन देता है 1% ब्याज पे, क्या भारत में 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है? तो ये 100 करोड़ का लोन दे दिया रिलेटेड पार्टी को, वो भी 1% इंटरेस्ट पे। ये इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी है कि अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी? हम लोग लिखेंगे द टर्म्स एंड कंडीशंस आर प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। या चलो 100 करोड़ का लोन दिया, 10% ब्याज पे दिया, बट अनसिक्योर्ड है, कोई सिक्योरिटी तो भी तो भाई अगेंस्ट द इंटरेस्ट है। नहीं समझा? तो अगर कुछ भी बात अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी है वो हम लोग यहां लिख देंगे। चलो ठीक है, 100 करोड़ का लोन दिया, 10% ब्याज पे दिया और फुल सिक्योरिटी भी लिया, और उस कंपनी के पास सरप्लस फंड था, सरप्लस फंड था, कंपनी को कोई टेंशन में नहीं है। नहीं समझ आया? तब तो ठीक है, द टर्म्स एंड कंडीशंस आर नॉट प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। बड़े बड़े बैंक में सड़ रहा था, इससे दे दिया, और वो भी 150 करोड़ का सिक्योरिटी वैल्यू लिया, तब जाकर के 100 करोड़ का लोन दिया। तो वी आर सेफ कि नॉट सेफ? 10% ब्याज चार्ज कर रहे हैं सरप्लस फंड पे, तो द टर्म्स एंड कंडीशंस आर नॉट प्रीजुडिशियल। ठीक है, अबे जो भी है लिख देंगे, प्रीजुडिशियल है तो लिख देंगे प्रीजुडिशियल है, नहीं तो लिख देंगे नहीं। उसके बाद हम चेक करेंगे रीपेमेंट शेड्यूल। अरे बाप रे, दे तो दिया, रीपेमेंट हो रहा है कि नहीं? क्या आपने कोई रीपेमेंट शेड्यूल बनाया था? रीपेमेंट शेड्यूल कि कब प्रिंसिपल मिलेगा, कब इंटरेस्ट मिलेगा, और बनाया था तो उस हिसाब से रीपेमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? whether repayment schedule of principal interest was stipulated, and if it was stipulated, whether the repayments are being received or not. Whether repayment schedule of principal and interest were stipulated मतलब provided, and if it was provided, whether they are being received regularly or not. And फिर हम लोग को चेक करना है overdue। अगर अमाउंट overdue for more than 90 days हो गया है, if the amount overdue is more than 90 days, what are the steps of recovery that you have taken? हमको यहाँ लिखना पड़ेगा। अमाउंट overdue for more than 90 days मतलब ड्यू डेट बीते हुए 90 दिन से ज्यादा हो गया। ड्यू डेट आया गया, सामने वाला चुकाया कि नहीं चुकाया? ड्यू डेट पर सामने वाला प्रिंसिपल इंटरेस्ट का रिपेमेंट नहीं किया है और ये 90 दिन से ज्यादा हो चुका है। आप खड़े हुए मैनेजमेंट, अमाउंट इज ओवरड्यू फॉर मोर देन 90 डेज, आपने क्या किया बताइए? स्टेप्स ऑफ रिकवरी बताइए। क्वेश्चन क्या हम लिख देंगे यहां पर? नो स्टेप्स ऑफ रिकवरी हैव बीन टेकन फॉर द अमाउंट ओवरड्यू मोर देन 90 डेज, हम माना फोड़ देंगे। और अगर स्टेप्स ऑफ रिकवरी लिया है, आपने केस फाइल किया है, अगर आपने लीगल नोटिस भेजा है, एफआईआर लॉन्च करवाया है, वो सब लिखेंगे यहाँ पर। आपने सिक्योरिटी को बेच करके अपना पैसा उठाया है, जो सिक्योरिटी था, हम लिखेंगे यहाँ पर आपने ये स्टेप लिया है। और मोथाराम की तरह अगर आपने कुछ नहीं लिया तो हम लिख देंगे कोई स्टेप ऑफ रिकवरी इन्होंने नहीं लिया। शेयर होल्डर जब निकालेगा तब बात करना। तो जो स्टेप लिया, सोचो ना कितना ज्यादा ट्रांसपेरेंसी हो जा रहा है, बताओ। और ये सब खाली एक ही बंदा कर सकता था, ऑडिटर।
समझ में आया? तो ऑडिटर यहां पर बताएगा कि अगर अमाउंट ओड यू मोर देन 90 डेज है, व्हाट स्टेप्स ऑफ रिकवरी हैव बीन टेकन। एफआईआर लॉन्च हुआ है, केस लॉन्च हुआ है, सिक्योरिटी बेचे हो, क्या किए, क्या कुछ नहीं किए तो लिख देंगे, कुछ नहीं किए तो बता देंगे क्या किए। मक्खन श्योर। तुमको सुनो, ये इस अंदाज में पढ़ाया जा रहा है। कारों में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने जो कारों का 16 क्लॉज इशू किया, कोई हेडिंग वेडिंग कुछ नहीं दिया, कोई हेडिंग नहीं, 1 2 3 खाली चालू हो जा रहा है। पॉइंट नंबर 1 कैसे कारो, पता है पॉइंट नंबर 1 क्या था? पॉइंट नंबर 1 वो तो हम बताए, तुमको दिमाग में हो, कोई फिक्स्ड एसेट कहीं लिखा हुआ नहीं है हेडिंग, वो तो हम तुम्हारे लिए बता रहे हैं। फिक्स्ड एसेट कारों में तो सीधा चालू हो जाएगा, जब कारो रिपोर्ट, असली कारो रिपोर्ट बनाओगे सीधा चालू हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1 फिक्स्ड एसेट नहीं लिखा रहेगा, मन में बोलो, और पॉइंट में सीधा ना अंदर में भी एडिक्वेसी ऑफ रिकॉर्ड हेडिंग नहीं है, सीधा चालू। मुद्दे में नहीं जा रहा क्या बोल रहा है। तो सुसाइड करने का मन करता है कभी कभार, अगर बच्चों को सीधा डायरेक्टली पढ़ने बोला जाए, इसलिए मैंने अभी पढ़ा दिया कि आपको बताओ 16 तो क्लॉज याद करना है, कोई हेडिंग ही नहीं है, वो 16 तो पॉइंट लाइन बाय लाइन याद कैसे होगा, हे भगवान। तो ये हेडिंग फिक्स्ड एसेट हुआ, इन्वेंट्री हुआ, फिक्स्ड एसेट के अंदर भी क्या क्या था? एडिक्वेसी ऑफ रिकॉर्ड, वेरिफिकेशन, टाइटल डीड, फिर क्या था? इन्वेंट्री, उसमें एक पॉइंट था फिजिकल वेरिफिकेशन, लोन टू पर्सन्स कवर्ड इन द रजिस्टर, लोन टू पर्सन्स कवर्ड इन द रजिस्टर सेक्शन 189, ये तीसरा हेडिंग था। इसके अंदर भी 3 था, टर्म्स एंड कंडीशन, रीपेमेंट शेड्यूल, ओवरड्यू, ये सब मेरा बनाया हुआ है आपके लिए, नहीं समझा? नहीं तो स्ट्रेट है एकदम, काला अक्षर भैंस बराबर। एक बार देखो ना, करो निकाल करके, पेन नंबर बताओ। हाँ 1, हैंड आउट वाले बच्चे 19, मैड वाले बच्चे 159। थोड़ा देखो, सीधा पॉइंट 1 चालू हुआ होगा, पॉइंट 1 का एबीसी, सीधा पॉइंट 2 उसका तो एक ही है, फिर पॉइंट 3 सीधा एबीसी, नहीं दिखा? कहीं कुछ हेडिंग वेडिंग नहीं दिखाई देगा, पढ़ने का मन कर रहा है वहां से, नहीं समझ में ही नहीं आएगा। अभी मक्खन लग रहा है पूरे यहां तक एकदम। कितना क्लॉज हो चुका? फिक्स्ड एसेट में 3 बात बताओ, एडिक्वेसी ऑफ रिकॉर्ड, फिजिकल वेरिफिकेशन, टाइटल डीड, इन्वेंट्री, लोन टू पर्सन्स कवर्ड इन रजिस्टर अंडर सेक्शन 189। अच्छा, उसमें भी फिर 3 पॉइंट, टर्म्स एंड, हम चेक कर लेंगे, टर्म्स एंड कंडीशंस आर प्रीजुडिशियल, वेदर टर्म्स एंड कंडीशंस आर प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। रीपेमेंट शेड्यूल बनाया है, और बनाया तो मिल रहा है, और अगर ओवरड्यू 90 दिन से ज्यादा, तो क्या स्टेप्स ऑफ रिकवरी लिया गया है? पक्का? श्योर? वेरी श्योर? हियर कम्स अ क्वेश्चन, जो बच्चा ध्यान नहीं लगा रहा उसको पूछेंगे, सभी ध्यान लगा रहा है। एनीवन कैन रेज अ हैंड एंड आंसर खुद से, नहीं क्वेश्चन बाद में। कम ऑन, इट्स ओके, कम ऑन, रेज अ हैंड, कम ऑन, इट्स ओके। अब हाथ उठाए ना, इट्स ओके, ओके। अच्छा, इस लास्ट क्लास बोला था क्या बहुत सारा? तुम मेरे को बताओ, मान लो कंपनी ने लोन दिया है, मिस्टर राम को, तो क्लॉज 3 के हिसाब से क्या क्या पॉइंट बताओगे? बोलो, कंपनी ने अगर लोन दिया राम को, बोलो 3 पॉइंट बोल दो, बोलो, हाथ उठाया ना तुम, बोलो, अरे खड़े हो, चलो, खाली नहा धो करके आ जाता है। हाँ, क्लॉज 3 के हिसाब से कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं। कौन बोला आपको? मिस्टर राम कुछ है, कुछ बोला? तो आपको बताना पड़ेगा कि इफ मिस्टर राम इज नॉट अ पर्सन, covered in Ration 189, then reporting will not attract. But if he is a person who is covered in the Ration section 189, then following 3 conditions will attract.
आप ये हल्का वाला एजम्पशन नहीं ले सकते, हम लोग मान लेंगे आउटसाइडर है बस। ऐसे तो फिर कोई भी भारी क्वेश्चन है तुम मान लेना, हम लोग तो मान रहे हैं कंपनी के ऊपर कार्य ही एप्लीकेबल नहीं है, एग्जामिशन में फॉल कर रहा है, तो इसलिए रिपोर्टिंग ही नहीं होगा। ऐसे तो कोई बच्चा का आंसर ही गलत नहीं होगा। नहीं समझा? तुमको बताना पड़ेगा दो केस कि अगर राम जो है वो रजिस्टर 189 में कवर्ड नहीं है तब तो रिपोर्टिंग का ट्रैक नहीं होगा, लेकिन अगर वो कवर्ड है 189 में, अगर वो कवर्ड है 189 में तब 3 रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट अट्रैक्ट होगा, टर्म्स एंड कंडीशन, रिपेमेंट शेड्यूल, ओवरड्यू, पूरा लिखना पड़ेगा। मक्खन, क्लॉज 4 ऑफ कारो, क्लॉज 4 में बोला गया whether loan was given in contravention, whether loan was given in, whether loan was given in contravention of section 185 or 186, section 185 or 186, क्या सेक्शन, अब ये सीए और सीएमए इंटर के सिलेबस में नहीं है 185 186, बट सीएस वाले लोग के तो ब्रह्मांड है पूरा। तो आपको एज एन ऑडिटर यहां पर ये बताना है कि क्या 185 अगर लोन दिया गया, मान लो सीधा डायरेक्टर को दे दिया, लोन दे दिया किसको, सीधा डायरेक्टर को, पक्का, या फिर LIGS लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी 186, लोन टू डायरेक्टर होता है सेक्शन 185। सर वो तो 189 में भी कवर्ड है, हाँ कवर्ड है, हाँ डायरेक्टर 189 में भी कवर्ड है, रजिस्टर के अंदर उसका भी नाम आएगा, बट डायरेक्टर 185 में उसका मेन सेक्शन है, और बोलता है कि सेक्शन 185 बोलता है डायरेक्टर को लोन दे ही नहीं सकते, सेक्शन 185 बोलता है डायरेक्टर को लोन दे ही नहीं सकते, कुछ एक्सेप्शनल केसेस में दे सकते हैं। तो एज एन ऑडिटर हमको वही चेक करना है कि अगर डायरेक्टर को लोन दिया गया है कहीं 185 कॉन्ट्रावेंट तो नहीं हो गया। अगर कंपनी ने लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी कहीं और दिया है, लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी कहीं 186 को फॉलो करके दिया है ना, तो लोन डायरेक्टर को दिया है तो 185 कॉन्ट्रावेंशन तो नहीं हो गया ना। और अगर लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी कहीं भी और किया तो सेक्शन 186 फॉलो किया ना। जैसे मान लो कंपनी रिलायंस का शेयर खरीदा, ये कंपनी ने रिलायंस का शेयर खरीदा तो ये क्या है, इन्वेस्टमेंट है, तो सेक्शन 186 फॉलो करना पड़ेगा, तो उसे फॉलो किया गया है ना। अब CSE में इंटर वाला बच्चा बोलेगा क्या है ये 185 186, थोड़ा विस्तार से बताएगा। 4 क्लास लगा था अकेला, ये 2 कंप्लीट करने में 4 क्लास लगा था, तो इनको विस्तार चाहिए। कारों में 4 क्लास नहीं लगता, अकेला सेक्शन 185 186 कंप्लीट किए थे 4 क्लास। कैसा था 185 186 पूरा? औसम था पूरा एकदम। 186 में पूरा चार्ट बनाए थे 186 में। हमेशा 186 में एक चीज हमेशा पास करना पड़ता है, सेक्शन 186 जब भी अट्रैक्ट हो जाएगा एक चीज तो हमेशा ही पास करना पड़ेगा। हाँ, UBR, यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन, यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन। ये हाल फिलहाल में 1-2 हफ्ता पहले पढ़े होंगे 186 कि 1-2 महीना पहले, 1 महीना 2 महीना पहले सबसे पहला टॉपिक यही पढ़ा था 185। तो पूरा ये 4 क्लास पढ़ा देते हैं 185 186। बोलो 2000 रुपए लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा, पर स्टूडेंट 2000 रुपए करके लगेगा, 500 रुपया फॉर ईच क्लास। चलो है बच्चा बोल रहा CS वाला तो पढ़ लिया, उसको फिर से क्यों, उसे नहीं लेंगे, उसको ऑलरेडी फीस ठीक ठाक है। जोक्स अपार्ट, बात फीस का नहीं है, बात है कवरेज एंड सिलेबस का, जिसका जो होगा वही ना पढ़ोगे। अब एक लाइन आ गया, एक शब्द आ गया 185 186, कारो छोड़ करके चल 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 185, तो 4 क्लास 185 186 में लग जाएगा। वो भी पढ़ा देते अगर सिलेबस में होता तो, जिसका जो सिलेबस होगा वही तो होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि बस ज्ञान चल रहा है, ज्ञान चल रहा है सिलेबस से रिलेटेड। फिर भी आपके पेट में दर्द ना हो इसलिए मैं आपको और अच्छे से 185 186 शॉर्ट में समझा देता हूँ। इधर फटाफट इधर, मान लो डायरेक्टर है, क्या कर रहा था ये, क्या किया,
मान लो ये सुनना, ये मेरे क्लाइंट कंपनी में क्या है, डायरेक्टर। अब कंपनी अगर डायरेक्टर को लोन दे रहा है, पहला बात तो दे नहीं सकता ना, सेक्शन 185 बोलता है, बट कुछ कुछ एक्सेप्शन केस में दे सकता है। सर एक तो बताइए ना सर, मान लो ये मैनेजिंग डायरेक्टर है, क्या है ये मैनेजिंग डायरेक्टर है और या फिर होल टाइम डायरेक्टर है, तो हम लोग अपना एमडी होल टाइम को लोन दे सकते हैं अगर ये फैसिलिटी सारे एम्प्लॉय को मिलता है। मान लो मेरे यहाँ पर लोन फैसिलिटी सारे एम्प्लॉय को मिलता है, जरूरत आने पर हम सारे एम्प्लॉय को लोन, तो हम एमडी होल टाइम को भी दे सकते हैं। तब 185 फॉलो होगा कि कॉन्ट्रावेंस हो जाएगा? फॉलो होगा। नॉर्मली 185 बोलता है लोन मत दो, बट एक्सेप्शनल केस में दो, तो अगर एक्सेप्शनल केस में दे रहे हो तब तो 185 फॉलो ही हो रहा है। अच्छा क्या ये 189 में भी कवर्ड है ये डायरेक्टर? अरे हाँ, सारे डायरेक्टर रिलेटिव 189 में कवर्ड है, तो क्लॉज 3 भी तो अट्रैक्ट होगा इसके ऊपर, क्लॉज 3 भी तो अट्रैक्ट होगा, और क्लॉज 3 में मेरे को बताना पड़ेगा टर्म्स एंड कंडीशन, रिपेमेंट शेड्यूल, ओवर ड्यू, वो 3 को भी बताना पड़ेगा। समझो क्लॉज 3 और क्लॉज 4 में क्या फर्क है मेरे को बताओ। अगर हम डायरेक्टर को लोन दे रहे हैं तो क्लॉज 3 और क्लॉज 4 दोनों अट्रैक्ट होगा। क्लॉज 3 अरे कॉन्ट्रवेंशन होगा तो क्लॉज 4 अट्रैक्ट होगा, क्या गंजा ले रखे हो। क्लॉज 4 में तो बताना ही पड़ेगा मेरे को, अगर हम डायरेक्टर को लोन देंगे मेरे को तो क्लॉज 4 में एनीहाउ बताना ही पड़ेगा कि कॉन्ट्रवेंशन हुआ है कि नहीं हुआ है। रिलेटिव का भी आता है, रिलेटिव का भी आता है, ये सब फालतू बात मत करो। जिन लोग 185 186 घुस करके पड़ेगा पता चलेगा इसमें तो रिलेटिव है। सुनो मेन फर्क है क्लॉज 3 और क्लॉज 4 में, कोई बताओ। यहां पर भी डायरेक्टर रिलेटेड पार्टी कवर्ड है, यहां पर भी डायरेक्टर रिलेटेड पार्टी कवर्ड है, 3 और 4 दोनों में, तो मेन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, कोई बताना चाह रहा है? एनीवन? हाँ बोल। किसमें यार? तो जब वहां लोन कवर्ड है ही तो फिर यहां पर क्यों है लोन कवर्ड? यहां खाली 186 रखता। तुम बोल रहे हैं वहां 186 वाला बात कवर्ड नहीं है, यहाँ 186 वाला है, तो फिर यहां खाली 186 185 क्यों रखा? नहीं, इसमें सिर्फ कॉन्ट्रवेंशन सस्ता नशा। या तो अगर लोन दिया गया तो बताना ही है, कॉन्ट्रवेंशन हुआ है तो भी बताना है, नहीं हुआ तो भी बताना है। क्लॉज 3 जो है, यहां कमर्शियल मेरिट चेक किया जा रहा था ट्रांजेक्शन का, कमर्शियल मेरिट ऑफ द ट्रांजेक्शन, और यहां लीगल मेरिट ऑफ द ट्रांजेक्शन। यहां कॉमर्स चेक किया जा रहा था, धंधा धंधा कॉमर्स, टर्म्स एंड कंडीशन, रीपेमेंट आ रहा है ना, ओडी हो गया तो क्या हो रहा है रे, और यहां लॉ चेक किया जा रहा है। तो जब भी मेरा कंपनी डायरेक्टर या उसका रिश्तेदारों को लोन दे रहा है तो एक तो कमर्शियल मेरिट भी चेक करना है, लीगल मेरिट भी चेक करना है। क्लॉज 3 टॉक्स अबाउट कमर्शियल मेरिट ऑफ द ट्रांजेक्शन, क्लॉज 4 टॉक्स अबाउट लीगल मेरिट ऑफ द ट्रांजेक्शन। ये बहुत सारा स्टूडेंट लोग जो है ना अपना बाल खींचने लगता है, यार फर्क क्या है यार? फर्क ये, यहां कॉमर्स चेक किया जा रहा है, कमर्शियल इंटरेस्ट, और यहां लीगल इंटरेस्ट। नहीं समझ में आया? मान लो भले ही मैंने डायरेक्टर मेरा एमडी होल टाइम था, सारे एम्प्लॉय को लोन का फैसिलिटी मिलता था, उसको भी दे दिया, तो कॉन्ट्रवेंशन हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। अरे यार अलाउड था देना इसलिए दे दिया, कॉन्ट्रवेंशन नहीं, तो लिख देंगे 185 कॉन्ट्रवेंशन नहीं हुआ। बट हो सकता है इंटरेस्ट फ्री दे दिया हो, सस्ता मंदा लोन दे दिया हो, रिपेमेंट नहीं आ रहा हो, उसके लिए क्लॉज 3 बनाया गया कमर्शियल मेरिट चेक करने के लिए। क्लॉज 3 चेक्स कमर्शियल मेरिट एंड क्लॉज 4 चेक्स लीगल मेरिट। मक्खन। 186 में लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी, हम किसी को भी लोन दे, किसी को भी लोन दे, किसी भी कंपनी में क्या करें, इन्वेस्ट, गारंटी सिक्योरिटी किसके लिए दें? तो LIGS अंडर सेक्शन 186 अट्रैक्ट हो जाएगा, और कंपनी को हमेशा यूबीआर पास करना पड़ेगा, यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन। यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन मतलब ऑल द डायरेक्टर शुड हैव वोटेड इन फेवर, एक भी वोट अगेंस्ट नहीं आना चाहिए। अगर 9 डायरेक्टर ने वोट किया तो 9 का नॉट फेवर, 9 में से 8 फेवर में किया, 9वां अगेंस्ट में किया, 9 में से 8 फेवर में किया, 9वां अगेंस्ट में किया, यूबीआर पास की नॉट पास? क्लियर? यहां तक क्लियर है सारा बात? क्लॉज 4 में अभी हम इतना माथापच्ची की, तुमको एग्जाम के लिए एक लाइन याद रखना है, इफ एनी लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी वाज मेड whether section 185 186 was contravened, खत्म। if LIGS was made whether section 185 or 186 was contravened, खत्म। नहीं समझ आया? लेकिन आइडिया मिल गया 185 186 का। और क्लॉज 3 अलग है, समझ में आया? वो क्या था? कमर्शियल मेरिट, और क्लॉज 4 क्या था? लीगल मेरिट। क्लॉज 1 क्या था?
पिक द सेट हो गया यार, बहुत बार हो गया। फिर इन्वेंट्री हो गया, पिक द सेट हो गया, इन्वेंट्री हो गया। क्लॉज 3 क्या था? लोन। हाँ, क्लॉज 3 में तो लोन टू पर्सन्स, लोन टू पर्सन्स who are covered in register, loan to persons who are covered in register under section 189। और फिर क्लॉज 4 था 185 186। पक्का? क्लॉज 5 पब्लिक डिपॉजिट। अरे शर्मा, क्लॉज 5 डील्स विथ पब्लिक डिपॉजिट। अब यहां पर यह चेक करना है कि अगर मेरे कंपनी ने पब्लिक से डिपॉजिट लिया है, मेरा क्लाइंट कंपनी अगर पब्लिक से, अगर क्लाइंट ने पब्लिक से, तो सेक्शन 73 से लेकर के 76, आई एम वेरी हैप्पी। कारो में 76 लिखा हुआ है, पूछो क्यों? क्योंकि जब कारो आया था ना तो 76 ए नहीं था, 76 से बाद में ऐड हुआ। भाई लोग फाइन वगैरह लगाना भूल गया था 76 ए वाला, बाद में सेक्शन 76 ए में फाइन लगाया, फाइन फॉर कॉन्ट्रवेंशन। कैसे बच्चे हैं? तो अगर कंपनी ने पब्लिक से क्या, मेरा कंपनी ने गांव से डिपॉजिट लिया है, कंपनी ने गांव से डिपॉजिट लिया है, तो सेक्शन 73 से लेकर के 76 ए फॉलो किया है ना? पक्का? अब सर क्या है सर, सेक्शन 73 से लेकर के 76 ए 2 क्लास लगता है, तो क्या भी हो चालू हो जाए 2 क्लास? ये सबके सिलेबस में है रे, 73 टू 76 है पब्लिक डिपॉजिट। कैसे बच्चे हैं? पूरा लगता है, आराम से टाइम लगता है समझाने में, और जन्नत है जन्नत, अगर ध्यान से सुनोगे तो। बहुत जबरदस्त लेक्चर है। एक राज का बात बताएं, ये मेरा यूट्यूब में अपलोडेड है, 2 क्लास है, 2 क्लास यूट्यूब में अपलोडेड है। कॉन्टैक्ट यूट्यूब फॉर दिस 2 क्लासेस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट, और पूरा देखना, ऐसा आधा अधूरा मत देखना, नहीं तो मजा नहीं आएगा। कुछ लोग हैं जिन लोग पब्लिक डिपॉजिट एक क्लास में खत्म करते हैं, हम इतना फास्ट बोले होंगे तब जाकर के 2 क्लास में खत्म हुआ होगा, नहीं तो लोग एक क्लास में खत्म कर देते हैं। कैसे कैसे खत्म हो जाता है सर? डिपॉजिट क्या होता है वही नहीं पता लोगों को। डिपॉजिट का तो पूरा लंबा चौड़ा क्या है, डेफिनेशन है, और इस टर्म में आया भी था उससे क्वेश्चन, जो लॉ का पेपर गया ना, 4 नंबर का क्वेश्चन आया था खाली पहचानने को कि कौन सा डिपॉजिट है कौन सा नहीं है, जो मेरे फर्स्ट क्लास में कवर हो जाता है। पब्लिक डिपॉजिट का फर्स्ट क्लास में कवर हो जाता है, खाली लॉ में पहचानना था। कैसे बच्चे, जिन लोग ग्रुप 1 दिए होंगे, लोग हाथ उठाओ, कैसे बच्चे लोग तुम लोग? तो तुम लोग के आया होगा क्वेश्चन, क्या डिपॉजिट है और क्या डिपॉजिट नहीं है, समझ आया? खाली यस या नो में आंसर लिखना था। जिन लोग कर रखा है उन लोग बता सकेगा। एम्प्लॉय से 1 साल तक का अगर सैलरी लेंगे वो डिपॉजिट नहीं है, उससे ज्यादा लेंगे तो है। ये पेपर का क्वेश्चन था, नहीं पेपर में आया था, लॉ के पेपर में। 1 साल से ज्यादा का सैलरी डिपॉजिट है कि नहीं है? 1 साल से ज्यादा का सैलरी ले लिया तो है, ठीक है ठीक है। फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 73 टू 76 ए। सर थोड़ा सा, सर बाबू हम लोग को बताइए ना इसमें क्या लिखा है, थोड़ा तो बता दीजिए। पब्लिक डिपॉजिट जो होता है ना, मिनिमम 6 महीना के लिए होता है। मिनिमम कितना महीना? 6 महीना, मैक्सिमम 36 मंथ, मिनिमम 6 मंथ्स मैक्सिमम। तो एज एन ऑडिटर हमको यही सब चेक करना है कि अगर कंपनी ने पब्लिक से क्या लिया है डिपॉजिट, मिनिमम 6 महीना का है ना, मैक्सिमम 36 मंथ से ज्यादा का तो नहीं है ना, कम से कम 6 महीना का है ना, मैच्योरिटी पीरियड 36 महीना से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, कम से कम 6 महीना का होना चाहिए, 36 महीना से ज्यादा का, तो हमको ये सब लिखना पड़ेगा। और अगर कॉन्ट्रवेंशन हुआ तो मेरे को बताना पड़ेगा क्या कॉन्ट्रवेंशन हुआ, क्या चीज कॉन्ट्रवेंशन हुआ, आपको बताना पड़ेगा कि क्या 6 महीना से कम का ले लिया, 36 महीना से ज्यादा का ले लिया, नेचर ऑफ कॉन्ट्रवेंशन। अच्छा, क्योंकि पब्लिक इन्वॉल्व है तो आरबीआई भी बीच में आ जाता है, कूद जाता है पब्लिक को बचाना दिखावा करने के लिए। आरबीआई हो गया, एनसीएलटी हो गया, एनी अदर कोर्ट और ट्रिब्यूनल हो गया, आरबीआई, एनसीएलटी, आरबीआई, एनसीएलटी, एनी अदर कोर्ट और ट्रिब्यूनल, अगर इन्होंने कोई डायरेक्शन दिया है वो कंपनी ने फॉलो किया है ना, डायरेक्टिव्स गिवन बाय आरबीआई, डायरेक्शंस गिवन बाय आरबीआई, एनसीएलटी, डायरेक्शंस गिवन बाय आरबीआई, एनसीएलटी, एनी अदर कोर्ट और ट्रिब्यूनल, whether the company has followed it or not। बहुत सिंपल था यार क्लॉज 5 पब्लिक डिपॉजिट। खाली एज एन ऑडिटर मेरे को ही चेक करना है
If company has accepted deposit from public, if company has accepted the deposit from public, whether 73 to 76A of the Companies Act 2013 has been followed or not, and directives issued by RBI, NCLT, any other court or tribunal followed or not. Clause number कौन सा? हाँ? Cost accounting record. If company is covered under section 148, if on my client company section 148 is applicable, if on my client company section 148 is, whether cost accounting records have been maintained by the company or not, whether cost accounting records have been maintained by the company or not. बस क्लॉज 6 एक लाइन का था कि अगर सेक्शन 148 मेरे क्लाइंट के ऊपर एप्लीकेबल है, 148 क्या है? कॉस्ट ऑडिट, तो उसमें कॉस्टिंग का रिकॉर्ड बनाना पड़ता है, उसको बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड। तो अगर वाकई में मेरे क्लाइंट के ऊपर सेक्शन 148 एप्लीकेबल है तो उसने कॉस्टिंग का रिकॉर्ड बनाया है कि नहीं? सर कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड क्या होता है? मटेरियल बुक अलग बनता है, लेबर बुक अलग बनता है, ओवरहेड बुक अलग बनता है। तो मटेरियल बुक, लेबर बुक, ओवरहेड बुक इसने बना रखा है कि नहीं? एज एन ऑडिटर मेरे को ये चेक करना है। फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट सेक्शन नंबर 148 इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास आएगा सेक्शन 148, बाकी है कॉस्ट ऑडिट। क्लियर है वाला? तो कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड फिलहाल एक लाइन तुमको याद रखना है। इफ सेक्शन 148 इज एप्लीकेबल ऑन द कंपनी, whether cost accounting record has been maintained or not. मेरा फेवरेट क्लॉज 7, क्लॉज 7 मेरा फेवरेट है, स्टैट्यूटरी ड्यूज। क्लॉज 7 का नाम बताओ। इसमें दो रिपोर्टिंग होता है स्टैट्यूटरी ड्यूज के अंदर, ध्यान से सुनना। क्लॉज 7 डील्स विथ स्टैट्यूटरी, मतलब क्या होता है? कंपल्सरी, कंपल्सरी बाय लॉ। तो स्टैट्यूटरी ड्यूज समझ में आता है? गवर्नमेंट ड्यूज हो गया। स्टैट्यूटरी ड्यूज बेसिकली मतलब क्या हो गया? गवर्नमेंट ड्यूज। तो स्टैट्यूटरी ड्यूज में हमको सबसे पहले बताओ ये लिखना है स्टैट्यूटरी ड्यूज में, वेदर कंपनी इज रेगुलर, वेदर कंपनी इज रेगुलर इन डिपॉजिटिंग प्रोविडेंट फंड ESI, वेदर कंपनी इज रेगुलर, वेदर कंपनी इज रेगुलर इन डिपॉजिटिंग प्रोविडेंट फंड ESI, income tax, GST, whether company is regular in depositing PF, ESI, income tax, GST, custom duty, पक्का? VAT, excise हट गया, सेल्स टैक्स, VAT, एक्साइज हट गया, तो आपको मेंशन नहीं करना है। तो आपको यहां पर ये मेंशन करना है, whether client is regular in depositing PF, ESI, income tax, GST, custom duty. If not, अगर उसने रेगुलरली जमा नहीं कर रखा है, if not, तो मेरे को नेचर एंड अमाउंट बताना पड़ेगा। नेचर एंड अमाउंट, नेचर मतलब नाम कि इनकम टैक्स अमाउंट 10 लाख, नेचर GST अमाउंट 5 लाख, तो मेरे को नेचर एंड अमाउंट बताना पड़ेगा। पक्का? नेचर एंड अमाउंट मेरे को उन स्टैट्यूटरी ड्यूटीज का बताना पड़ेगा which are outstanding on the last date, which are outstanding on the last date and due for more than 6 months. Outstanding on the last date and due for more than 6 months, which are outstanding on the last date and due for more than 6 months. Outstanding on the last date and due for more than 6 months. पक्का? So ऐसा statutory due which is not only outstanding on the last day but it is also due for more than 6 months will have to be mentioned in CARO, उसका नेचर एंड अमाउंट। जैसे मान लो अगर हम लोग 19-20 फाइनेंशियल ईयर के लिए कारो बना रहे हैं, फाइनेंशियल 19-20 के लिए मैं क्या बना रहा हूं? कारो। तो ना 31 मार्च 2020 को मान लो GST, 31 मार्च 2020 को मान लो GST जो है ना आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, 10 लाख GST आउटस्टैंडिंग है 10 लाख, और ये ड्यू हुआ था मान लो 1/1/2020 को। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? बताओ, इज इट आउटस्टैंडिंग ऑन द लास्ट डेट? अरे यार 31 मार्च 20 को बाकी है चुकाना, कैसे बच्चे हैं? पंप अप, एग्जाम आएगा नहीं तो फिर गोल गोल चक्कर खाओगे। यहाँ देखो GST 31 मार्च 2020 को 10 लाख आउटस्टैंडिंग है ना, तो क्या इसको हम लोग कारो में लिखेंगे?
क्या ये आउटस्टैंडिंग है लास्ट डेट पर? एंड ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ होना चाहिए। ये तो 3 महीना ही है। इसका नाम और अमाउंट अलग से कारों में नहीं आएगा। किसका नाम और अमाउंट अलग से कारों में आएगा? जो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। आउटस्टैंडिंग भी होना चाहिए लास्ट डे, एंड ड्यू हुए 6 महीना से ज्यादा हो जाना चाहिए। इट इज आउटस्टैंडिंग ऑन द लास्ट डे। इज इट ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ्स? तो फिर कारों में रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, पक्का। अच्छा, अगर ये ऐसा होता, मान लो 1/4/19 को ही ड्यू हो गया था और एकदम आखिरी डेट पे पे किए 31 मार्च 2020 को पे कर दिए, क्लाइंट ने पे कर दिया, क्या ये 6 महीना से ज्यादा ड्यू था? तो फिर क्यों नहीं होगा? अब आउटस्टैंडिंग नहीं है। अच्छा, समझ गए। मान लो पे ही नहीं हुआ, तब तो भाई आउटस्टैंडिंग भी है लास्ट डेट को, 6 महीना से ज्यादा का ड्यू भी है, तब इसका नाम और अमाउंट मेरे को अलग से कारों में बनाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। जिनको समझ में आ गया बढ़िया है, जिनको नहीं समझ में आया समझ जाओ, इशारा तो है। अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है, क्या चल रहा है? देखो, जो अनडिस्प्यूटेड था, अनडिस्प्यूटेड मतलब जिसमें कोई झगड़ा, आप भी बोल रहे हैं इतना बाकी है, सरकार भी बोल रहे है उतना ही बाकी है, तो कोई झगड़ा नहीं। अनडिस्प्यूटेड मतलब समझ में आ रहा है? जो गवर्नमेंट मांग रहा है आप भी देने को तैयार है, तो वो तो आप रेगुलरली जमा कर रहे हैं कि नहीं, वो हम बता दिए ना। अनडिस्प्यूटेड वाला ड्यू रेगुलरली जमा कर रहे हैं कि नहीं। और अगर बाकी है तो आउटस्टैंडिंग ऑन द लास्ट डेट, ड्यू फॉर मोर देन 6। लेकिन अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है, आपने इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम, इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम को डिस्प्यूट के चक्कर में नहीं जमा किया, इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम, बिकॉज ऑफ डिस्प्यूट यू हैव नॉट सबमिटेड इट, तो मेरे को 2 चीज बताना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ डिस्प्यूट एंड द फोरम ऑफ डिस्प्यूट। अमाउंट एंड फोरम बोलो। कितना रुपया का झगड़ा है? 10 करोड़ का झगड़ा है, अमाउंट ऑफ डिस्प्यूट 10 करोड़। फोरम वेयर द डिस्प्यूट इज पेंडिंग, फोरम वेयर द डिस्प्यूट इज पेंडिंग मतलब किस अदालत में? हाई कोर्ट में बात पेंडिंग है कि सुप्रीम कोर्ट में, कि कोई अपीलेट ट्राइब्यूनल, आईटीएटी भी होता है, इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल, तो इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल में केस चल रहा है, हाई कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, फोरम कहां पर केस पेंडिंग, तो अमाउंट बताना पड़ेगा, अमाउंट एंड फोरम वेयर द डिस्प्यूट इज पेंडिंग। एक चीज याद रखना, मेयर रिप्रेजेंटेशन टू डिपार्टमेंट इज नॉट अ डिस्प्यूट, बोलो। मेयर रिप्रेजेंटेशन टू डिपार्टमेंट इज नॉट अ डिस्प्यूट। डिपार्टमेंट और मेरे बीच में अगर कुछ बातचीत हो रहा है वो डिस्प्यूट नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मेरे को बोला थोड़ा ये डॉक्यूमेंट जमा करिए, तो मैंने जमा किया, तो क्या डिस्प्यूट हो गया क्या? सो मेयर रिप्रेजेंटेशन टू डिपार्टमेंट इज नॉट अ डिस्प्यूट। मेरे क्लाइंट कंपनी को इनकम टैक्स ऑफिसर ने बुलाया, थोड़ा ऑफिस में आइए, तो ऑफिस में क्या डिस्प्यूट हो गया क्या? केस स्क्रूटिनी में फंसा, स्क्रूटिनी समझ में आता है? इनकम टैक्स वाला तुम्हारा फाइल अब अच्छे से स्क्रूटिनाइज करेगा, तो क्या डिस्प्यूट हो गया क्या? नहीं, ये भी डिस्प्यूट नहीं हुआ। समझ में आ रहा है? मेयर रिप्रेजेंटेशन टू डिपार्टमेंट इज नॉट अ डिस्प्यूट। ये क्लॉज 7 पूरा क्लियर है मेरे बच्चों को? 7 को बोलना चालू कर दो, मेरे को भी साथ में लो। सबसे पहला क्या था? पिक द सेट के अंदर 3 तो था, दिखना चालू हो जाता होगा रे। पिक द सेट में हाँ, एडिक्वेसी ऑफ रिकॉर्ड, वेरिफिकेशन, टाइटल डीड, फिर क्लॉज 2 इन्वेंट्री, उसमें तो खाली वेरिफिकेशन था। खाली पॉइंट बोलो ना, अंदर का तो याद ही है। लोन टू पर्संस कवर्ड इन रजिस्टर्ड सेक्शन 189, लोन अंडर सेक्शन 185, 186, पब्लिक डिपॉजिट। एक तो बच्चा है रे, कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड, क्लॉज 6 का कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड। मेरा फेवरेट 7 नंबर स्टैट्यूटरी ड्यूज। सर इसका क्लॉज नंबर भी याद करना पड़ेगा क्या? हाँ, इसका क्लॉज नंबर भी याद करना पड़ेगा। सर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा क्या, राइट डाउन ऑल द 16 क्लॉजेस ऑफ कारो? नहीं, ये कोई बीकॉम सीकॉम डीकॉम नहीं है कि अब आराम से चिनिया बादाम छीलते रहेंगे, लिखते जाएंगे 1 घंटा 1.5 घंटा एक ही आंसर। ये सब बकवास क्वेश्चन नहीं आएगा आपके एग्जाम में। ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं आ सकता एक्सप्लेन 16 क्लॉजेस ऑफ कारो, और आप आराम से घंटा भर आराम से लूज शीट ले लेकर के लिख रहे हैं। एप्लीकेशन बेस्ड आएगा, नहीं समझ आया? तो सर फिर कल कैसा क्वेश्चन आएगा वो बताइए। मेरे गांजा लास्ट क्लास क्या करवाए थे बे? कारो का क्वेश्चन आंसर करवाए थे ना एप्लीकेबिलिटी का, वैसा क्वेश्चन आएगा। नहीं समझा? और सर क्लॉजेस से कैसा क्वेश्चन आएगा? स्ट्रेट अवे लिखने बोल देगा, राइट डाउन लोन रिलेटेड क्लॉजेस ऑफ कारो,
राइट डाउन लोन रिलेटेड क्लॉजेस ऑफ कारो। हाँ, अभी तुमको जितना तुम्हारा जो औकात है उस हिसाब से 3-4, यहां तक जो पढ़े हो उस हिसाब से 3-4, 9 और 10, 3 और 4, अभी 8 और 9 भी आएगा। अभी तो कहां तक पढ़े, 7 तक पढ़े ना। 8 और 9 भी लोन रिलेटेड क्लॉजेस ऑफ कारो है, 8 और 9। तो जब एग्जाम आएगा राइट डाउन लोन रिलेटेड क्लॉजेस ऑफ कारो, तो चारों लिखना पड़ेगा, 3, 4, 8, 9। नहीं समझ में आया? बोलेगा राइट डाउन फ्रॉड रिलेटेड क्लॉज ऑफ कारो, 10 आज ही आएगा, क्लॉज 10 में आएगा। यहां से ये सब क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये डी हुआ था इतना तारीख को, अभी भी आउटस्टैंडिंग है, बोल कारो में रिपोर्ट होगा कि नहीं होगा। तो बोले बाबा ये क्या हो गया, तो अप्लाई करना पड़ेगा ना ज्ञान को। जैसे अभी हम यहाँ पर अप्लाई करवा रहे थे लोग को, कितना तारीख को डी हुआ, अभी भी आउटस्टैंडिंग है, बताओ एप्लीकेबल कारो में रिपोर्टिंग होगा कि नहीं होगा। समझ गए आगे से? 7 तो क्लियर है अभी तक। फिक्स्ड एसेट हो गया, इन्वेंट्री हो गया, लोन टू पर्सन कवर्ड इन रेशन 189, 185, 186, पब्लिक डिपॉजिट, कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड, स्टैट्यूटरी ड्यू, ये 7 क्लियर है। पेश है क्लॉज नंबर 8। रीपेमेंट ऑफ ड्यूज, मन में सोचो रीपेमेंट ऑफ ड्यूज के बारे में, रीपेमेंट ऑफ ड्यूज के बारे में मन में सोचो। सोचा, बताओ क्या सोचा रीपेमेंट ऑफ ड्यूज में। इस बार कंपनी लोन दिया है कि लिया है? लिया है। इस बार कंपनी ने लोन लिया है, और ऑडिटर को ये बताना है, ऑडिटर को एज एन ऑडिटर मेरे को ये रिपोर्ट करना है कि अगर मेरा क्लाइंट कंपनी ने लोन लिया है, उसको रिपे किया है कि नहीं। इफ द कंपनी हैज टेकन द लोन, वेदर इट हैज रिपेड इट और नॉट, रिपेमेंट टाइम पर किया है कि नहीं। अगर मेरा क्लाइंट कंपनी ने लोन लिया है, उसको चुकाया है कि नहीं। रिपेमेंट ऑफ ड्यूज ऑफ बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट, डिवेंचर होल्डर, ये 4 जन के लिए मेरे को क्लॉज 8 का रिपोर्टिंग करना है। इफ क्लाइंट कंपनी हैज टेकन, इफ कंपनी हैज टेकन लोन फ्रॉम बैंक और एफआई और गवर्नमेंट और डिवेंचर होल्डर, वेदर दे हैव बीन रीपेड बैक ऑन द ड्यू डेट्स और नॉट। इफ नॉट, नेम वाइज डिफॉल्ट्स, बोलो, ऑफ बैंक, एफआई, गवर्नमेंट। दो बात मेरे को बताना है, मेरा क्लाइंट कंपनी ने अगर लोन लिया है फ्रॉम बैंक, एफआई, गवर्नमेंट, डिवेंचर होल्डर, उनको चुकाया है कि नहीं ऑन द ड्यू डेट। इफ नॉट, नेम वाइज डिफॉल्ट, नेम वाइज डिफॉल्ट ऑफ बैंक, एफआई, गवर्नमेंट। आईसीआईसीआई बैंक का कितना पैसा मारा अलग बताओ, एचडीएफसी बैंक का कितना पैसा मारा अलग बताओ। वैसे ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का नाम अलग अलग से आपको बताना पड़ेगा कि मुथूट फाइनेंस से आपने जो लोन लिया था कितना मारा उसका, मणप्पुरम फाइनेंस का रुपया कितना मारा, नहीं समझा। गवर्नमेंट, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का आपने लोन लिया था कितना रुपया मारा, और ये झारखंड गवर्नमेंट का कितना रुपया मारा, सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना रुपया मारा, आपको अलग अलग बताना पड़ेगा। डिवेंचर होल्डर में ना टोटल बताना है अमाउंट, कितना डिफॉल्ट, अलग अलग बताना संभव नहीं। क्या संभव है? लाखों डिवेंचर होल्डर होंगे, ये बच्चा 10 रुपए का डिवेंचर खरीदा है, ये बच्चा 20 रुपया का, अब सबका 10 रुपए 20 रुपए लिखे क्या चिल्लड़ लोग की तरह, तो कारो ढक जाएगा। तो नेम वाइज आपको डिफॉल्ट बैंक, एफआई और गवर्नमेंट का बताना है। डिवेंचर होल्डर का नेम वाइज डिफॉल्ट बताना क्यों संभव नहीं है? तो ऑब्वियस सा बात है यार, एक एक डिवेंचर लेकर के बैठे हैं लोग ताकि कारों में नाम आए, नहीं आएगा नाम। समार भी लिया तो तुम लोग का नाम नहीं आएगा, खाली टोटल डिटेल आएगा, टोटल डिफॉल्ट। क्लियर है क्या? योग्य ऑफ ड्यूज, श्योर, वेरी श्योर। मेरा कंपनी ने ना, अरे सुन रहा है, मेरा कंपनी ने ना
मिस्टर राम से लोन लिया था, रुपया मार लिया, डिबेंचर होल्डर नहीं है वो, ऐसे ही है। अरे अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट तो आएगा। हाँ बच्चे बोले हाँ टोटल आएगा। मेरे गांजा खाली बैंक एफआई गवर्नमेंट डिबेंचर होल्डर। अच्छा सुनना, चल तेरा ख्वाहिश पूरा करते हैं। मेरा कंपनी जो है ना, मिस्टर राम नहीं, राम लिमिटेड से लोन लिया, इस बार आएगा। एक बॉडी कॉर्पोरेट से लोन लिया, आएगा अगर उसका फाइनेंस का काम है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो नहीं आएगा। समझ में आ गया सर हम लोग? केवल 4 जन का, बैंक एफआई गवर्नमेंट डिबेंचर होल्डर। ये था क्लॉज नंबर कौन सा? पक्का? तो सर बाद बाकी लोग रुपया मार लिया तो पब्लिक डिपॉजिट में कवर्ड ही है। अयो रामा, बाद बाकी जनता जनार्दन पब्लिक डिपॉजिट क्लॉज 5। क्लॉज 9 डील्स विद आईपीओ, एफपीओ, टर्म लोन। बोलो सर आईपीओ क्या होता है? पहली बार जब पब्लिक को शेयर इशू करते हैं। एफपीओ क्या होता है? जब पहली बार के अलावा फ्यूचर में जितना बार भी हम लोग पब्लिक को शेयर इशू करते हैं उसको बोलते हैं एफपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, फर्स्ट टाइम पब्लिक ऑफर। इसको फॉलो ऑन भी बोलते हैं, फर्दर भी बोलते हैं। फॉलो ऑन या फिर फर्दर पब्लिक ऑफर, इनिशियल पब्लिक ऑफर, फर्दर पब्लिक ऑफर या फिर फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। आईपीओ क्या होता है? जब फर्स्ट टाइम हम लोग पब्लिक को शेयर इशू करें। एफपीओ सब्सिक्वेंट टाइम हम लोग पब्लिक को शेयर इशू करें। टर्म लोन मतलब लॉन्ग टर्म लोन, जो बैंक्स वगैरह से हम लोग लेते हैं ना, टर्म लोन फॉर अ लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन। तो यहां पर क्लॉज 9 में मेरे को रिपोर्टिंग करना है, अगर मेरा कंपनी ने आईपीओ, एफपीओ, टर्म लोन के थ्रू रुपया रेस किया था, जिस ऑब्जेक्ट के लिए, जिस पर्पस के लिए रेस किया था, उसी पर्पस में लगाया है ना, और अगर कोई दूसरा पर्पस में लगाया है तो कितना समय के लिए दूसरा पर्पस में लगाया, कितना अमाउंट लगाया, एंड फिर वापस से जिस पर्पस के लिए लगाया था उसमें ले आया, तो सब्सिक्वेंट रेक्टिफिकेशन इफ एनी। बाप रे, पहले तो बताना जिस पर्पस के लिए लिया था आईपीओ, एफपीओ, टर्म लोन, उसी पर्पस में लगाया है ना। कोई दूसरा पर्पस में लगाया है तो किस पर्पस में लगाया और कितना दिन के लिए लगाया, कितना अमाउंट, कितना दिन के लिए कितना अमाउंट, एंड सब्सिक्वेंट रेक्टिफिकेशन इफ एनी। एंड सब्सिक्वेंट रेक्टिफिकेशन कि चलो ठीक है 3 महीने के लिए लगाया तो दूसरे पर्पस में फिर लाइन पर आ गया। तो ये सब जनता को रिपोर्ट करना पड़ेगा मेरे को, शेयर होल्डर लोगों को, कि द पर्पस फॉर विच आईपीओ, एफपीओ, टर्म लोन वाज रेज्ड, whether for the same purpose they have been used or not, if they have been used for other purpose, tenure for which the other purpose was used, and the amount, and subsequent rectification if any। मक्खन एकदम सर। अब बताओ अगर एग्जाम में पूछता है लोन रिलेटेड क्लॉजेस, लोन रिलेटेड क्लॉजेस, लोन वाला, पब्लिक डिपॉजिट अलग है, वो लोन नहीं है, लोन रिलेटेड क्लॉजेस 3 आ जाएगा। अरे क्लॉज 3 और 4 था ना, और 8 और 9। सर 9 में कहां लोन है? आईपीओ, एफपीओ है। पक्का? क्लॉज 10 है फ्रॉड। बड़ा सिंपल है, बच्चों को अपने आप इंटरेस्ट आ जाता है इसमें। वेदर एनी फ्रॉड डन बाय द कंपनी और ऑन द कंपनी, फ्रॉड डन बाय द कंपनी और ऑन द कंपनी बाय इट्स ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज वर रिपोर्टेड ड्यूरिंग द ईयर, एंड इफ यस दे वर रिपोर्टेड ड्यूरिंग द ईयर, नेचर एंड अमाउंट ऑफ फ्रॉड। Fraud done by the company or on the company. Fraud done by the company, on the company, by its officers or employees. Fraud done by the company, on the company, by its officers or employees were reported during the year. Nature and amount of fraud बताना पड़ेगा। Nature मतलब क्या हुआ? Nature मतलब क्या हुआ? कैश चोरी हो गया, एसेट चोरी हो गया, एंड अमाउंट 1 करोड़, 2 करोड़, 10 लाख। नेचर एंड अमाउंट ऑफ फ्रॉड। बाय द कंपनी, ऑन द कंपनी समझ में आ रहा है? बाय द कंपनी मतलब कंपनी ने फ्रॉड किया है, ऑन द कंपनी मतलब इसके हुआ है। क्लियर है यहां तक? पहले 10 तो मत करो। कम टू द मार्किंग पार्ट। प्लीज कम टू द मार्किंग पार्ट। यू रेडी ना? ये देख लो, दिस ऑर्डर शैल नॉट अप्लाई ऑन सीएफएस। बात हो चुका था। कारो सीएफएस के ऊपर, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं। अब मैटर्स टू बी इंक्लूडेड में आ जाओ। मैटर्स टू बी इंक्लूडेड, सबसे पहला क्लॉज 1 दिख रहा है, देखो सीधा एबीसी। क्लॉज 1 है क्या? तो ये लिखना तो बहुत जरूरी है ना।
नहीं तो एग्जाम में रिवीजन कैसे करोगे? लिख दो ना क्लॉज 1 के माथे पे फिक्स द सेट। लिख दिया क्या? फिक्स द सेट। हाँ, अब उसमें फिक्स द सेट का कितना पॉइंट था? जो मेन पॉइंट था उसको खाली हाईलाइट करो। प्रॉपर रिकॉर्ड्स, फिजिकली वेरीफाइड, टाइटल डीड ऑफ इमोल्ड प्रॉपर्टी। इससे याद आ जाएगा ना सारा। प्रॉपर रिकॉर्ड, फिजिकली वेरीफाइड, टाइटल डीड ऑफ इमोल्ड प्रॉपर्टी। अब पढ़ो पूरा। पढ़ना तो पूरा ही है मेरे बच्चे। हाँ बाबू सोना, पढ़ो पूरा। बट हम तो बोलेंगे इसको ऐसा कर दो। ऐसे किया क्या तुम लोग भी? चलो पढ़ते हैं। Where the company is maintaining proper record showing full particular including quantitative and situation. Whether company is maintaining proper record showing full particular ना, including क्या बताओ? Quantitative and situation. बोले थे ना, खाली नेम अमाउंट लिखना है कि क्वांटिटी सिचुएशन भी लिखना है? Whether this fixed assets have been physically verified by, कौन करेगा फिजिकल वेरीफाई? Whether this fixed assets have been physically verified by management at reasonable interval, है ना? Whether any material discrepancies, gapalabaji were noticed on verification, and if so, whether same have been properly dealt with in the books of accounts. सारा बोला गया था। फिजिकल वेरिफिकेशन रीजनेबल इंटरवल पे हुआ है ना, और अगर हुआ है तो कोई गपलाबाजी मिला, गपलाबाजी मिला तो अकाउंटिंग हो गया। वेदर टाइटल डीड ऑफ ईमोल्ड प्रॉपर्टी आर हेल्ड इन, क्या बताओ ना, कंपनीज नेम। इफ नॉट, बताओ फिर किसके नाम पर है, किसकी बीवी के नाम पर है? प्रोवाइड द डिटेल्स देयर ऑफ। क्लॉज 2 में आइए, हेडिंग दे दीजिए इन्वेंट्री। हेडिंग दे दिया इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में तो खाली एक ही पॉइंट चेक करना था, बताओ क्या? फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री। पूरा सेम है, देखो पढ़ लो, पूरा सेम है, पूरा एग्जैक्टली। वेदर फिजिकल वेरिफिकेशन हैज बीन कंडक्टेड एट रीजनेबल इंटरवल, कौन करेगा? मैनेजमेंट। एंड वेदर एनी मटेरियल डिस्क्रिपेंसी वर नोटिस, एंड इफ सो वेदर दे हैव बीन प्रॉपर्ली डेल्ट विद इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। 3 का हेडिंग दो, लोन टू पर्सन्स। covered in register under section 189. Loan to persons covered in register under section 189, है ना? देखो सबसे पहले क्या चेक करना हम लोग को, बताओ? टर्म्स एंड कंडीशन, schedule of repayment of principal and payment of interest overdue for more than 90 days. लोन टू पर्सन्स कवर्ड इन रजिस्टर अंडर सेक्शन नंबर कौन सा बताओ ना? 189। 3 चीज चेक करना था, मार्क करो पूरा। क्या क्या 3 चीज चेक करना था? वेदर, सबसे पहले तो वही, वेदर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द लोन आर नॉट प्री जुडिशियल टू कंपनीज इंटरेस्ट। आर नॉट प्री जुडिशियल मतलब क्या? अगेंस्ट। वेदर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सच लोन आर नॉट प्री जुडिशियल टू कंपनीज इंटरेस्ट, है ना? फिर वही, वेदर रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल इंटरेस्ट हैज बीन स्टिपुलेटेड, बनाया गया है, एंड वेदर रीपेमेंट्स आर रेगुलर।
भाई टर्म्स एंड कंडीशन कंपनी के खिलाफ नहीं होना चाहिए, रीपेमेंट शेड्यूल बन जाना चाहिए। एंड इफ ओवर ड्यू स्टेट द अमाउंट ओवर ड्यू, कितना रुपया बाकी है फॉर मोर देन क्या बताओ ना 90 डेज, एंड वेदर रीजनेबल स्टेप्स हैव बीन टेकन फॉर रिकवरी ऑफ प्रिंसिपल इंटरेस्ट। कुछ बच्चा लोग पूरे हाईलाइट कर दो, रखो खुला सांड की तरह, बस कर दो पूरा हाईलाइट। तो 3 पॉइंट चेक करना है ना, टर्म्स एंड कंडीशन, रीपेमेंट शेड्यूल, ओवर ड्यू फॉर मोर देन 90 डेज। सारा ओवर ड्यू चेक करना है कि मोर देन 90 डेज, तो कितना अमाउंट है, आपने क्या स्टेप लिया है रिकवर करने के लिए। क्लॉज 4 का हेडिंग दे देना LIGS, क्लॉज 4 का हेडिंग दे देना LIGS। क्या लिखा? LIGS अंडर सेक्शन 185 एंड 186। LIGS under section 185 and 186। तो देखो भाई क्या बोल रहे हैं, LIGS अगर दिया गया है, LIGS अगर दिया गया है, सेक्शन 185 एंड 186 फॉलो हुआ है कि नहीं? इफ नॉट डिटेल जीरो, क्या फॉलो नहीं हुआ? LIGS का फुल फॉर्म क्या? लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी। तो सेक्शन 185 186 फॉलो हुआ है कि नहीं? इफ नॉट प्रोवाइड्स डिटेल जीरो। मक्खन एकदम। स्टार मार्क देकर के लिख देना। क्लॉज 3 क्या लिखा? क्लॉज 3 checks commercial merit of loan transaction। Clause 3 checks commercial merit of loan transaction and clause 4 legal merit। Clause 3 checks commercial merit of loan transaction and clause 4 legal merit of loan transaction। लिख दिया? एक जगह कमर्शियल मेरिट चेक होता है और एक जगह लीगल मेरिट। क्लॉज 5 का हेडिंग दीजिएगा पब्लिक डिपॉजिट। जी हाँ दोस्तों, क्लॉज 5 का हेडिंग दे दीजिएगा पब्लिक डिपॉजिट। इन केस कंपनी हैज एक्सेप्टेड डिपॉजिट, अगर कंपनी ने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया, वेदर डायरेक्टिव्स इशूड बाय आरबीआई, डायरेक्टिव्स इशूड बाय कौन बताओ ना? आरबीआई। एंड सेक्शन 73 से लेकर के 76 ए लगा देना। Directives issued by RBI in provision of section 73 to 76A or any other relevant provision of Companies Act and rules thereunder। Companies Act भी फॉलो करना है और उसका रूल्स have been complied with। भाई सेक्शन 73 to 76A read with the rules have been complied with। नहीं तो नेचर बताओ क्या घपलाबाजी हुआ। इफ नॉट द नेचर ऑफ कॉन्ट्रवेंशन भी स्टेटेड। कहीं 6 महीने से कम का ले लिया कि 36 महीना से ज्यादा का ले लिया। If order has been passed by NCLT, CLB हट गया, कंपनी लॉ बोर्ड अब एग्जिस्ट नहीं करता। So if order has been passed by NCLT or RBI or any other court or tribunal, बोले थे ना, या तो NCLT या RBI या कोई दूसरा कोर्ट ट्रिब्यूनल ने कोई भी ऑर्डर पास किया है, कंप्लाई किया गया है ना? ये सब लर्न करो कि रिवीजन चल रहा है, लग रहा है ना पढ़ा हुआ है। क्लॉज 6 का हेडिंग बताओ क्या लिखोगे? कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड।
कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, पक्का? ये देखो, whether maintenance of cost records has been specified by CG under 148 subsection 1, मतलब इसको क्या 148 subsection 1 अट्रैक्ट कर रहा है? और अगर कर रहा है, whether such accounts have been made and maintained, क्या सबके ऊपर 148 एप्लीकेबल है कि सिलेक्टेड? वो हम लोग 148 में सीखेंगे, बट जिनके ऊपर सेक्शन 148 एप्लीकेबल है उन्होंने कॉस्टिंग का रिकॉर्ड बनाया है कि नहीं? क्लॉज नंबर कौन सा? क्लॉज 7 में हेडिंग क्या दोगे बताओ? स्टैट्यूटरी ड्यूज। क्या कंपनी रेगुलरली जमा कर रहा है? देखो, वेदर कंपनी इज रेगुलर इन डिपॉजिटिंग अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यू। कोई बता सकता है अनडिस्प्यूटेड मतलब क्या होता है? जिसमें कोई झगड़ा नहीं है। अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज लाइक प्रोविडेंट फंड, ईएसआई, इनकम टैक्स, कस्टम, बाद बाकी सब काट करके क्या लिख दो कि बताओ? जीएसटी। कस्टम के बगल में लिख दो जीएसटी, कस्टम के बगल में लिख देना जीएसटी। टू एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज, तो ये जो अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज है ये एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को जमा हो रहा है कि नहीं? इफ नॉट तो हम लोग को क्या बताना पड़ेगा? आउटस्टैंडिंग स्टैट्यूटरी ड्यू ऑन द लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जितना आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग ऑन द लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर फॉर मोर देन क्या बताओ ना 6 मंथ्स। पक्का? खाली आउटस्टैंडिंग है कि 6 महीना से ज्यादा? तो आउटस्टैंडिंग में होना चाहिए और 6 महीना से ज्यादा, तो हम लोग को बताना पड़ेगा कारों में। फिर स्टैट्यूटरी ड्यू का दूसरा वाला देखो, वेदर इनकम टैक्स, ये सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स को काट करके क्या लिख देगा बोलना? जीएसटी। तो सर कारों में क्यों नहीं काटा हुआ है सर? सुनो, जीएसटी आने के कारण जहां जहां सर्विस, वैट, सेल्स टैक्स था वो ऑटोमेटिकली डीम्ड क्या है? जीएसटी। अब तुम क्या चाहते हो? सारे एक्ट को अमेंड किया जाए पार्लियामेंट में? वो संभव नहीं है। तो एक ऑलरेडी जनरल क्लॉज एक्ट 1897 बनाया हुआ है। द जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 बोलता है कि अगर कोई रेफरेंस किया जा रहा है कोई भी एक्ट को या ड्यूटी को जो नया हो चुका है, तो इट विल बी डीम्ड कि वो नया कोई रेफर किया जा रहा है। जैसे यहां पर जो रेफरेंस है सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, जो कि नया हो चुका है, जीएसटी बन चुका है, तो इट विल बी डीम्ड कि वो जीएसटी बोला जा रहा है। ये लिखा हुआ है द जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897। एनी रेफरेंस मेड टू एन ओल्ड स्टैट्यूट which has been repealed by a new statute, any reference is made to old statute which has been repealed by a new statute, it will be deemed that the reference is made to new statute। नहीं समझ में आया? तो whether dues of क्या क्या बताओ? इनकम टैक्स और बोलो ना, जीएसटी और क्या? कस्टम, have not been deposited because of dispute, ये सब जमा नहीं हुआ है किसके कारण? तो दो चीज बताना पड़ेगा, अमाउंट एंड फोरम वेयर द डिस्प्यूट इज पेंडिंग शैल बी मेंशन। कितना रुपया का डिस्प्यूट है, किस फोरम में पेंडिंग है, कितना रुपया का डिस्प्यूट है, किस फोरम में पेंडिंग है, दोनों बताना पड़ेगा। अच्छा, मेयर रिप्रेजेंटेशन टू डिपार्टमेंट इज नॉट अ डिस्प्यूट। सिर्फ आप डिपार्टमेंट से बातचीत करें वो डिस्प्यूट नहीं। क्लॉज 8 का हेडिंग लिख देना रीपेमेंट ऑफ ड्यूज। क्लॉज 8 का हेडिंग लिख दीजिएगा रीपेमेंट ऑफ ड्यूज। लिख दिया ना? रीपेमेंट ऑफ ड्यूज वेयर द कंपनी हैज डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट ऑफ लोन और बोरिंग। 4 जन का, एफआई को 0.1, बैंक को 0.2, गवर्नमेंट को 0.3, डिबेंचर को 0.4। कुछ लोगों को लगता है सारे यहां पर लोन कवर्ड है, सारा लोन कवर्ड नहीं है। अगर कंपनी ने लोन किससे लिया? बैंक, एफआई, गवर्नमेंट, डिबेंचर, उनका भाई समय पर चुका दिया है ना। अगर चुका दिया है, अगर डिफॉल्ट किया है भगवान, इफ यस मतलब डिफॉल्टेड, पीरियड एंड अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट टू बी रिपोर्टेड एंड इन केस ऑफ बैंक, एफआई, गवर्नमेंट, लेंडर वाइज डिटेल टू बी प्रोवाइडेड। या लेंडर वाइज डिटेल किसका नहीं है बताओ?
क्योंकि वो संभव ही नहीं है। क्लियर? क्लॉज 9 का हेडिंग दे देना आईपीओ ऑब्लिक एफपीओ ऑब्लिक टर्म लोन। आईपीओ एफपीओ टर्म लोन। क्लॉज 9 का हेडिंग आईपीओ एफपीओ टर्म लोन और क्लॉज 10 का हेडिंग है फ्रॉड। क्लॉज 10 का हेडिंग दे दो फ्रॉड। 9 का हेडिंग क्या लिखा? आईपीओ एफपीओ टर्म लोन। 10 का हेडिंग क्या लिखा? फ्रॉड। एक बार दोनों क्लॉज पढ़ो, हम सारे वर्चुअल से विजिट करके आ रहे हैं। तब तक दोनों खुद से पूरा मार्क कर लो, सब इंपॉर्टेंट है, दोनों पूरा अच्छे से पढ़ो। साउंड वगैरह सब ठीक करो।
पूरा वही चीज है जो आपको बताया गया था कि जितना भी क्या है बताओ, आईपीओ, हाँ हेडिंग क्या दिया इसका, आईपीओ एफपीओ टर्म लोन। तो आईपीओ एफपीओ टर्म लोन जिस पर्पस के लिए था उसी पर्पस में लगाए हैं कि नहीं। इफ नॉट, डिटेल्स टुगेदर विद द डिले और डिफॉल्ट एंड सब्सिक्वेंट रेक्टिफिकेशन इफ एनी बी रिपोर्टेड। समझ में आया? कितना दिन के लिए, कितना दिन के लिए डिले कर दिया, दूसरा प्रोजेक्ट में लगा दिया, एंड सब्सिक्वेंट क्या बताओ ना, रेक्टिफिकेशन, सब्सिक्वेंट रेक्टिफिकेशन। और फिर क्लॉज 10 क्या था बताओ, फ्रॉड, फ्रॉड बाय द कंपनी, और क्या बताओ ना, ऑन द कंपनी। या तो कंपनी ने किया है या कंपनी के साथ हुआ है, ऑफिसर एम्प्लॉय द्वारा हैज बीन नोटिस और रिपोर्टेड। नेचर अमाउंट बताना पड़ेगा, है ना। नेचर मतलब क्या फ्रॉड हुआ, अमाउंट मतलब कितना। क्या ये 10 तो क्लॉज क्लियर है? आइए इसके क्वेश्चन आंसर्स में। लास्ट क्वेश्चन में कहां तक सॉल्व हो गया था, 30 तक ना। वी सॉल्व टिल 30 ना। क्वेश्चन 31 में आइए, जबरदस्त क्वेश्चन है, पढ़िए। कंपनी 100 करोड़ का लोन दे दिया डायरेक्टर को, कितना परसेंट ब्याज पे? कंपनी ने 100 करोड़ का लोन दे दिया डायरेक्टर को 1% ब्याज पे, क्या बताओ। अगर 100 करोड़ का लोन दे रहे 1% इंटरेस्ट पे, कौन सा रिपोर्ट देना चाहिए, क्लियर रिपोर्ट की एडवर्स रिपोर्ट? नहीं, ऐसा गांजे लोग की तरह मत बोलो एडवर्स रिपोर्ट। क्लियर क्वालिफाइड एडवर्स डिस्क्लेमर डिपेंड करता है अकाउंटिंग के ऊपर। और मैंने जिस दिन कारो स्टार्ट किया तो उस दिन भी मैंने बताया था कि भले 100 करोड़ का लोन दिया और 1% ब्याज पे दिया है, अगर अकाउंटिंग सही किया है, 100 करोड़ का लोन दिया और 1% ब्याज पे दिया है और बुक्स में वही दिखा रहा है, बुक्स में वही दिखा रहा है और अकाउंटिंग पूरा सही किया है, इसके अलावा सारा अकाउंटिंग, तो क्लियर रिपोर्ट देना पड़ेगा। तो जस्ट बिकॉज कि सस्ता इंटरेस्ट रेट पर लोन दे दिया गया, इट डज नॉट मीन कि हम लोग कोई खराब ऑडिट रिपोर्ट दे देंगे। लोन बीइंग गिवन एट अ चीपर रेट, बोलो, लोन बीइंग गिवन एट अ चीपर रेट does not influence the type of audit report that we can give. It does not influence the type of audit report. अगर सारा अकाउंटिंग सही है तो हम लोग तो क्लियर रिपोर्ट देंगे। लेकिन ये भांडा अगर कंपनी के ऊपर कारो क्या है एप्लीकेबल, तो क्लॉज नंबर 3 एंड क्लॉज नंबर 4 में रिपोर्टिंग जरूर करेंगे हम लोग, है ना। क्लॉज 3 एंड क्लॉज 4 में हम लोग क्या करेंगे, रिपोर्ट। चलो आंसर पढ़ो इसका। Merely loan given to director at a cheaper rate of interest does not influence the type of audit report auditor should issue. मतलब जस्ट बिकॉज हम लोग डायरेक्टर को सस्ता लोन दे रहे हैं, इससे कोई ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर फर्क पड़ने वाला नहीं। However, if Caro is क्या बताओ, however, if Caro is applicable on the company, auditor must report this matter in clause 3 and 4 as discussed below. अब बिलो में आपको पूरा क्लॉज 3 और 4 एक्सप्लेन कर देना रहेगा एग्जाम में। अभी लिखवा दे फिर से, चलो कॉपी पेस्ट कर दो, देख देख कर लिख लो फिर से। अरे एग्जाम में लिख लोगे ना। लोन सस्ता रेट पर दे दिया, कौन सा रिपोर्ट देना चाहिए? इससे कोई रिपोर्ट पे फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर कारो एप्लीकेबल है तो क्लॉज 3 एंड 4 में रिपोर्टिंग जरूर होगा, है ना। बढ़ो, डिस्कस लोन रिलेटेड क्लॉजेस ऑफ कारो। तो चट लोन रिलेटेड क्लॉज है, 3 है, 4 है, 8 है, 9 है। एग्जाम ऐसे लिख करके आ जाओगे, चारों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। बढ़िए, proceeds of IPO which was mentioned in prospectus to be used in project A has been used for project। हे भगवान, हम लोग प्रोस्पेक्टस में बताए थे कि प्रोजेक्ट ए में लगाएंगे रुपया, प्रोजेक्ट ए में लगाया कि बी में लगा दिया। आईपीओ एफपीओ टर्म लोन क्लॉज नंबर 9 था। आईपीओ एफपीओ टर्म लोन वाज क्लॉज 9। So if Caro is applicable on the client, this matter must be reported in clause 9 of Caro। मक्खन, क्वेश्चन 34 में आइए। डिस्कस रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट अंडर क्लॉज 7। क्लॉज 7 क्या था? स्टैट्यूटरी ड्यूज। स्टैट्यूटरी था ना,
मान लो एक्साइज ड्यूटी, हाँ तो ठीक है, क्या दिक्कत है? अरे पहले का तो एक्साइज ड्यूटी रहा ही है। एक्साइज ड्यूटी कितना लाख? 1 लाख। ये ड्यू हुआ 1/1/16, नॉट येट पेड। अच्छा, इन लोग रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट ना 15-16 का मांग रहा है, लिख दो ब्रैकेट में, फाइनेंशियल ईयर 15-16 के लिए। फाइनेंशियल ईयर 15-16 के लिए मांग रहा है। ओके, तो बताओ भाई, एक्साइज ड्यूटी कितना बताओ? 1 लाख है ना। ये ड्यू कब हुआ? 1/1/16। एक्साइज ड्यूटी 1 लाख, ड्यू कब हुआ? 1/1/16 को ड्यू हुआ ना, नॉट येट पेड। तो ड्यू हुआ 1/1/16, नॉट येट पेड। इज इट आउटस्टैंडिंग ऑन द लास्ट डे? It is outstanding on the last day, but it's not due for more than 6 months. ये आउटस्टैंडिंग तो है, बट 6 महीने से ज्यादा ड्यू, तो इसका रिपोर्टिंग नहीं होगा। देखो आंसर, although it is outstanding on the last day of the financial year, मतलब 31/7/2016, but not due for more than 6 months, and so its nature and amount not to be reported in कारो। इसका नेचर अमाउंट कारो में बताने का दरकार नहीं है। फिर नेक्स्ट, एक्साइज ड्यूटी 1 लाख, ड्यू हुआ था 1/5/15 को, पेड ऑन 1/3/2016। क्या ये ड्यू है 6 महीने से ज्यादा? हाँ, बट आउटस्टैंडिंग नहीं है, not to be reported because it's not outstanding on the last day. Last वाला excess duty 1 लाख, due हुआ 1/5/15 को, not yet paid. It is outstanding on the last date and due for more than 6 months. So इसका nature excess duty, amount 1 लाख must be reported in कारो। यहाँ तक क्लियर है क्या? All good? तो पहला 10 क्लॉज क्या क्या पड़े बताओ। क्लॉज 1 क्या था? फिक्स्ड एसेट। क्लॉज 1 क्या था? फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट था। क्लॉज 2 इन्वेंट्री, आराम से। क्लॉज 1 फिक्स्ड एसेट था, क्लॉज 2 इन्वेंट्री था, क्लॉज 3 और 4 लोन था। एक में 189 था, एक में 185, 186। क्लॉज 5 पब्लिक डिपॉजिट था। क्लॉज 6 कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड था। 7 तो फेवरेट है, स्टैट्यूटरी ड्यूज। क्लॉज 7 था स्टैट्यूटरी ड्यू। 8 में रीपेमेंट ऑफ ड्यूज था। 9 में आईपीएफपी और टर्म लोन, और 10 में फ्रॉड था। यहां तक क्लियर है? एक बार आईटीसी का 10 क्लॉज देखो। पहले है, पहले कारो रिपोर्ट ऑफ आईटीसी लिमिटेड दिख रहा है? ये कारो क्या है? मेन रिपोर्ट है कि एनेक्सचर है? ऑडिट रिपोर्ट के साथ क्या हो जाता है? अनेक्स। यहां पर कोई हेडिंग वेडिंग आएगा? सीधा पॉइंट चलो। सब अच्छा लिखा है कि खराब लिखा है? सब अच्छा लिखा हुआ है भाई। पॉइंट नंबर 1 का ए बोलता है कंपनी ने प्रॉपर रिकॉर्ड बनाया है। कंपनी हैज मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड शोइंग फुल पर्टिकुलर इंक्लूडिंग क्वांटिटी एंड सिचुएशन। फिक्स्ड एसेट फिजिकली वेरीफाई किया कि नहीं किया? किया रीजनेबल इंटरवल में। और कोई डिस्क्रिपेंसी मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला। फिक्स्ड एसेट्स वर फिजिकली वेरीफाइड बाय मैनेजमेंट, ठीक है, जो हम लोग के हिसाब से है। एंड अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन नो मटेरियल डिसीज वर नोटिस। कोई घपलाबाजी नहीं है, सब अच्छा है। वैसे टाइटल डीड्स ऑफ इमोल्ड प्रॉपर्टी वगैरह सब जो है कंपनी के नाम पर है। आर इन द नेम ऑफ क्या बताओ? कंपनी। इन्वेंट्री का भी बोला सब ठीक। ये सब यहां से याद मत कर लेना। फिर क्लॉज 3 में बोलता है हम लोग ऐसा काम ही नहीं करते हैं कि हम लोग रिश्तेदार को लोन देते हैं। हटा देख, कंपनी हैज नॉट ग्रांटेड एनी लोन टू पर्सन्स हु आर कवर्ड इन रेशन 189। तो क्या लिखे? टर्म्स एंड कंडीशन, रीपेमेंट शेड्यूल एंड ओवरड्यू। पक्का? और 185 186 पूरा फॉलो हुआ है। कंपनी हैज कंप्लाइड 185 186, कोई घपलाबाजी नहीं है। 73 से 76 पूरा फॉलो हुआ है। तो समझा क्या? कॉस्ट रिकॉर्ड जो है ना, इसने आराम से पूरा अच्छे से बनाया है। और फिर स्टैट्यूटरी ड्यू। अब देखो गवर्नमेंट के साथ तो सभी का पंगा चलता है, इन लोग का भी है। इतना इतना डिस्प्यूट चल रहा है, देखा कितना अमाउंट है, कहां, किस पीरियड का एंड फोरम, देखा? हाँ, डिस्प्यूट बहुत साल से पेंडिंग है। देखो 1987 से पेंडिंग है, 2015 तक। क्लॉज 8 क्या था? रीपेमेंट ऑफ ड्यूज। डिफॉल्ट किया कि नहीं किया? नॉट डिफॉल्टेड। आईपीओ एफपीओ तो लिया ही नहीं है, रेज ही नहीं किया।
4 साल आईपीओ आईपीओ खेलेगा क्या? नहीं। क्लॉज 10 कोई फ्रॉड हुआ ही नहीं है। फ्रॉड देखो, नो फ्रॉड दिखा, समझा? मतलब सब अच्छा है, खाली एक स्टैट्यूटरी ड्यूज में डिस्प्यूट जो था वो बता दिया। तो सरकार के साथ डिस्प्यूट सभी का चलता है। क्लियर है? आज का क्लास यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट क्लास कारो खत्म करेंगे, कॉस्ट ऑडिट भी खत्म करेंगे। बाय।